हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार आपका स्वागत है। लास्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमने उसका नॉमेनक्लेचर देखा, कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और क्या कौन कौन से हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपको पढ़ने हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप है। और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पॉलीमर्स में पॉलीमर देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ पॉलीमर्स है। वो सारी बात हमने लास्ट क्लास में देखी। आज की जो हमारा आज का जो हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे वो वाटर से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लास्ट चैप्टर को देख लिए हैं, अब हम आज पढ़ेंगे वाटर। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वाटर। वाटर से आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं, ठीक ना। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि विशेष तौर पे जो है पढ़िएगा। माने जैसे होता है ना कि कुछ आपके पास सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कहाँ से अराइज होता है, तो हम इसी चैप्टर का नाम लेंगे कि यही ऐसा चैप्टर है जो वाटर है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, रखे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वाटर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अप्लाइड केमिस्ट्री वाटर। अब जो है पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखना था, तो ये पार्ट ऐसे लिख दिया गया है, वाटर पार्ट, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिया है, वाटर को हम बोलते हैं जल। अब जल का आप जानते हैं कि अ, पानी शब्द जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटो जर्मनिक शब्द जो है इससे लिया गया है। माने ये हम कह सकते हैं कि वेटर से आता है। पानी शब्द जो है प्रोटो जर्मनिक शब्द वेटर से आता है। अब आपको अगर हम कहें कि वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, तो वाटर एक जो है क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्डरलेस, माने स्वादहीन, गंधहीन, और लगभग जो है क्या, रंगहीन रासायनिक पदार्थ है। जो आपका वाटर है, वो वाटर को आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वाटर एक जो है आपका क्या है, वाटर के अभी सोर्सेस भी आप देखोगे, तो अभी हम वाटर को अगर हम बेसिकली जानना चाहें, तो वाटर एक पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और जो है हम कह सकते हैं कि क्या है, लगभग जो है रंगहीन एक रासायनिक पदार्थ है। और इसमें क्या बोलेंगे, पृथ्वी के जलमंडल का मुख्य जो है घटक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जलमंडल का ये एक तरीके से मुख्य घटक है। आप जानते हैं कि ये माने हम कह सकते हैं कि जो संसार है वो 5 पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उन पंच तत्वों में ये जो है जल भी एक तत्व है। तो अब हम यही कह रहे हैं कि आपसे किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी ग्रह की सतह के ऊपर और नीचे पाए जाने वाले जल के सामूहिक भार को जलमंडल कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि जलमंडल किसके कहते हैं आप, तो आप बोलेगो कि किसी ग्रह की सतह के ऊपर और नीचे पाए जाने वाले जल के सामूहिक भार को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल के नाम से जानते हैं। अब फिर आप बताओगे, पृथ्वी की अनुमानित जल मात्रा 1.386 इंटू 10⁻9 घन किमी, 3.33 इंटू 10⁻8 घन मिली है। हालांकि जल कोई जो है क्या है, माने जल का हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका जल है वो एक तरीके से क्या है, हालांकि जल कोई जो है एक तरीके से क्या है, कैलोरी अथवा क्या है, कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ प्रदान नहीं करता है। जबकि ये हम बता सकते हैं कि तब भी यह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव में से एक है। माने ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं। जल के बिना जो है आप क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 2-4 दिन 5 दिन जो है सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसका रासायनिक सूत्र जो है आपको पता है कि H2O है। अब कह सकते हैं कि कोई पदार्थ कई पदार्थों को मिला देने की क्षमता के कारण ही पानी को हम बोल सकते हैं कि सार्वभौमिक विलायक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जानते हैं। जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है, ये क्या कह सकता है कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, जो आसानी से उसमें घुल जाते हैं। तो यही आपको ये बोला जा रहा है कि कई पदार्थों को मिला देने की क्षमता के कारण जो है पानी को हम क्या बोल सकते हैं, पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में भी हम क्या करते हैं, जाना जाता है, यूनिवर्सल, ठीक ना। अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है
कि यह सामान्य परिस्थितियों में ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद एकमात्र जो है पदार्थ है। आप जानते हैं कि वाटर को हम 3 स्टेट्स में पा सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। सॉलिड में जैसे आपका आइस हो गया, और गैस में जो है आपके वाटर वेपर हो गए, और लिक्विड में तो आपका वाटर ही है। हाँ, तो यही आपको बोला जा रहा है कि कई पदार्थों को मिला देने की क्षमता के कारण ही पानी को जो है सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य परिस्थितियों में ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद एकमात्र जो है क्या हम कह सकते हैं पदार्थ है। 1 एटीएम वायुमंडल दाब पर पानी का जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तथा पानी का घनत्व जो है 1000 हम बोल सकते हैं कि किग्रा माने किलोग्राम मीटर क्यूब में होता है। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के माने ये बोला जा रहा है आपसे, पृथ्वी की सतह का 71% से ज्यादा हिस्सा पानी होता है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, वह भी ज्यादातर समुद्र और महासागरों में क्या है, बंधक है। अब ये आपको बोला जा रहा है कि ब्राजील वह देश है जिसके पास दुनिया में रूस और कनाडा के बाद हम बोल सकते हैं कि ताजे पानी की सबसे बड़ी आपूर्ति है। पानी का एक छोटा हिस्सा भूजल के रूप में माने 1.7% ग्लेशियरों और अंटार्कटिका और हम बोल सकते हैं ग्रीनलैंड के बर्फ के आवरण के रूप में जो है 1.7% और हवा में वाष्प के रूप में, वर्षा के रूप में 0.001% है। तो ये बताया जा रहा है कि वाटर के जो है जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ पे किस किस हिस्से में कितने कितने जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको बताई गई। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये सपोज डेट आपका ऑल वाटर के जो है एक फिगर यहाँ पे ड्रा किया गया है। सपोज डेट ये ओशियन है। अब यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि ओशियन में जो है जो वाटर का परसेंटेज है वो 97%, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्रेश वाटर जो है केवल वो कितना है, 3% है। अब इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर के थ्रू जो है किस किस तरीके से एक्सेलरेटेड सरफेस फ्रेश वाटर, और ये ग्राउंड वाटर में है। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लैक्स में पार्ट्स है। तो ये जो है माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर्स वर्ल्ड माने किस तरीके से इसको बांटा गया है। रिवर्स में जो है 1% पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वाटर वेपर में 8%, सॉलिड मॉइस्चर 38%, ठीक ना। लेक्स में जो है जो बड़े बड़े लेक्स हैं उसमें जो है 52%, ग्राउंड वाटर 29%, आइस कैप्स एंड जो है ग्लेशियर्स में 79% वाटर इन्वॉल्व है। और हम फिर बोल सकते हैं एसेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर वो 1% में कंटेनिंग में है। तो ये चीजें जो है आपको बताई गई। अब फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी के संसाधन, पानी के संसाधन का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर आपको पता है कि 97% पानी क्या है, खारा, और केवल 3% पानी जो है वो ताजा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीने योग्य है। तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर 97% पानी खारा है। खारा माने नमक, साल्टी है। और फिर आप बोल रहे हैं कि और केवल 3% पानी जो है क्या है, ताजा है। इसमें भी 2/3 में से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा अधिक हिमनद और जो है क्या बोल सकते हैं कि ध्रुवीय बर्फ के आवरण में क्या किया हुआ है, जमा हुआ है। अब आप क्या बोल रहे हो कि शेष मीठा पानी मुख्य रूप से भूजल के रूप में पाया जाता है। जल का जमीन के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं कि हवा में केवल एक छोटा सा अंश ही होता है। अब जो है पानी का जो बेसिक संसाधन है वो वर्षा का पानी है, आप जानते हैं। वो दूसरा आप बोल सकते हैं सतही पानी जो जमीन के अंदर है। और फिर बोला जा रहा है स्थिर जल यानी झील और तालाब, और फिर कह सकते हैं कि बहता जल, नदियों, धाराओं आदि जो है। फिर बोला जा रहा है आपसे कि ये जो है आपका भूजल है। तो ये आपके जो है कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे वाटर के जो संसाधन है वो यहाँ पे किए गए हैं। अब ये कहा जा सकता है पानी का वर्गीकरण। पानी को विभिन्न तरीके से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कैसे, तो आप जो है हम कह सकते हैं कि अभी तो ये जो है वो अपने वाटर का बेसिक पार्ट देखा कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आप जानते हैं समुद्र से पानी पाया जाता है, झरनों से पानी पाया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्यूबवेल से पाया जाता है, नदियों से पाया जाता है, हाँ, बड़े बड़े कुओं के जो है आप ट्यूबवेल करके जो है। तो ये जो पानी के आपके सोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया। पानी का जो वर्गीकरण है, पानी का वर्गीकरण हम जो है माने कुछ निम्न तरीकों से विभिन्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यही कहा रहा है कि पानी को हम विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किए सकते हैं। तो अभी जो है आप देखोगे कि एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो अभी हम इसको बताएंगे कि पानी को जो है क्यों हार्ड वाटर कहा जाता है और क्यों सॉफ्ट वाटर के नाम से आप जानते हो। तो आप ये बोला जा रहा है कि साबुन को जल के साथ रगड़ने
पर यह देखने में आता है कि वह कहीं तो जल आसानी से झाग देने लगता है और कहीं बहुत ही कठिनाइयों से झाग देता है। तो साबुन के साथ जल के इस प्रभाव के आधार पर जल को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब ये हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप पानी को एक तरीके से कह सकते हैं कि साबुन के संपर्क में लाते हैं, उसको उसके साथ रगड़ते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि कुछ जो है जो माने साबुन है वो बहुत अच्छा झाग देता है, फेन देता है, और कुछ जो है आपके वाटर है जो पानी के साथ बहुत ही कम झाग देते हैं। तो इसके आधार पर आपसे बोला जा रहा है कि वाटर को आपने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, एक आपका हार्ड वाटर है और दूसरा आपका सॉफ्ट वाटर है। तो आप जो है कठोर जल और जो है मृदु जल, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोमल जल को किस तरीके से बताएंगे। तो मृदु जल जो है, जो मृदु जल आप बता रहे हैं सॉफ्ट वाटर, वह जल जो साबुन के साथ अधिक और शीघ्रता से झाग देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सॉफ्ट वाटर। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। तो अब जो है आपको ये बोला जा रहा है कि सॉफ्ट वाटर को आप कैसे जानोगे। तो सॉफ्ट वाटर को ये बताया गया कि ऐसा जो है माने हमने बोला कि वह जल जो साबुन के साथ जो है क्या अधिक और शीघ्रता से झाग देता है वो क्या कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। अब फिर बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर। अब कठोर जो है वाटर माने हार्ड वाटर को कैसे बताओगे आप, वह जल जो साबुन के साथ बहुत कम और देर से झाग देता है। देर से झाग कहने का मतलब बहुत ही लेट से, बहुत ही टाइम के थ्रू जो है झाग देता है, जिसमें साबुन की खपत जो है अधिक होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कठोर वाटर, या फिर हम हार्ड वाटर के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से ये जो है मैंने झाग के आधार पर आपने वाटर को जो दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा था, एक सॉफ्ट वाटर तो दूसरा हार्ड वाटर, तो ये आप याद रखोगे। सॉफ्ट वाटर उसको बोलेंगे जो आसानी से झाग दे और अधिक माने टाइम कम लगाए, और वो जो है जल बोल सकते हैं कि जो साबुन के साथ बहुत देरी से और जो है बहुत कम झाग देता है, तो उसको हम जो है हार्ड वाटर के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे फिर आपसे बोला जा रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये जो है एक टर्म जो आपसे बोला जा रहा है कि जल की जो कठोरता है वो आप साबुन के आधार पे तो कर रहे हैं, तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको आप कैसे समझोगे। तो कहा जा रहा है कि जब जल के साबुन के साथ कम और कठिनता से झाग देने के स्वभाव को जल की हम क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। अब फिर आपसे बोला जा रहा है कि जल में कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम। अब देखिए ये आपसे बोला जा रहा है कि जल की जो माने हार्डनेस है वो किस कारण से होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है। तो टाइप्स ऑफ जो हार्डनेस अभी आप देखोगे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस भी टू टाइप्स के होंगे, एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा आपका जो है होगा परमानेंट हार्डनेस। तो अब जो है आपको ये बोला जा रहा है कि जो ये जल की कठोरता है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसको आप कैसे मान लीजिए दूर करेंगे, या किसकी वजह से ये हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जल के साबुन के साथ कम और कठिनता से झाग देने के स्वभाव को जल की कठोरता कहते हैं। जल में कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये याद रखेंगे आप, कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर दोनों के बाइकार्बोनेट या फिर हम बोल सकते हैं क्लोराइड्स या सल्फेट्स घुले होने के कारण होता है। अब जो है आपसे अगर कोई पूछे आपसे कि जल में कठोरता किसकी वजह से होता है, तो आप बोलोगे कि सर कैल्शियम और मैग्नीशियम, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों के कार्बोनेट्स या फिर दोनों के क्लोराइड्स या फिर दोनों के सल्फाइड जब वाटर में घुल जाते हैं तो वो वाटर आपके हार्ड वाटर या हार्डनेस ऑफ वाटर के टर्म से जाने जाते हैं। अब जो है जल की कठोरता को भी हम जो है कितने तरीके से डिफाइन करेंगे, कितने तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो हार्डनेस होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक आपका टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा आपका क्या है, परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता और जो है क्या, परमानेंट कठोरता। तो अस्थायी कठोरता क्या कहलाता है, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, माने ये कहा जा रहा है कि जल में कैल्शियम हो या फिर मैग्नीशियम, दोनों के जो है क्या हम बोल सकते हैं कि बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जो होने वाली जो है क्या हो, वो हो सकता है कि जो दोनों होने वाली आपके, मैंने आपसे बोला कि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होने वाले कठोरता को हम क्या बोलते हैं, अस्थाई माने टेम्पररी हार्डनेस के नाम से जानते हैं। पानी की अस्थाई कठोरता जो है क्या, पानी को उबाल कर दूर किया जा सकता है। तो आपको जो है ये बताया जा रहा है कि जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो आप ये बोलोगे कि जब जो है वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर घुले होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता को हम पानी को बॉयल करके उबाल करके जो है क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो आपका माना परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है। तो आप जो है बोल रहे हो कि जल में, अब जो है यही बोला जा रहा है कि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर क्या, दोनों के
Yes. हेलो हेलो, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया था। अब हम कह रहे हैं कि जो आपके हार्डनेस ऑफ वाटर है, वो बेसिकली आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है। अभी थोड़ा सा वो जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो स्क्रैच हो जाने की वजह से आपका थोड़ा सा माने वीडियो रुका। अब हम कह रहे हैं कि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर दोनों के हमने बोला कि बाइकार्बोनेट्स घुले होने के कारण होने वाले कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो आप ये याद रखोगे कि जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने की वजह से होता है। अब जो है ये कह सकते हैं कि जो अस्थायी कठोरता होता है माने टेम्पररी हार्डनेस होता है, उसको आप बॉयल करके जो है आसानी से दूर कर सकते हैं। अब जो है जो आपका टेम्पररी हार्डनेस है वो तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जल में या फिर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर दोनों के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट या फिर दोनों के घुले होने के कारण जो कठोरता होती है उसको हम जो है अस्थायी कठोरता माने परमानेंट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। और अस्थायी कठोरता को पानी को उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको ये जो है बताना हो कि माने आपका जो टेम्पररी हार्डनेस है वो आप बोलोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने की वजह से होता है, और जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको आप बोलोगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स के घुले होने की वजह से होता है। और अस्थायी कठोरता को हम बॉयल करके आसानी से हटा नहीं सकते हैं। अब जो है आगे हम देखते हैं, आपको यह बताया जा रहा है कि जल की कठोरता का कारण अथवा कठोर जल के साथ साबुन की क्रिया। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि जल की कठोरता का कारण, जो जल की कठोरता का कारण है, अथवा हम बोल सकते हैं कि जो कठोर जल के साथ साबुन की जो क्रिया है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, माने उसका रिएक्शन देखेंगे। बात समझ पा रहे हो आप? तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और हम बोल सकते हैं कि एक्शंस ऑफ सॉफ्ट ऑन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को जो है अब यहाँ पे आप समझ रहे हो। तो अभी जस्ट हमने बोला कि जल में कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट घुले होने के कारण होता है। और फिर आप ये बोल रहे हो कि साबुन में जो है स्टीयरिक अम्ल, साबुन में कौन सा अम्ल होता है? स्टीयरिक अम्ल तथा पामेटिक अम्ल आदि जो है उच्चतर वाष्यीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होता है, साबुन को हम बोल सकते हैं कि सोडियम स्टीयरेट, या फिर जो है इसी यही जो है साबुन है, तो साबुन को बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टीयरिक अम्ल तथा पामेटिक अम्ल और आदि उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम तथा क्या पोटेशियम के जो आपके लवण होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कह सकते हैं कि साबुन की कठोर जल के साथ क्रिया कराने पर जब आप जो है माने आप सॉप को, साबुन को किसके थ्रू आप कह रहे हो कि वाटर के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हो, तो जल में विद्यमान जो वाटर में क्या है, जो वाटर में आपके इन्वॉल्व हैं कौन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो घुले हैं, तो यही बोला जा रहा है कि विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करते हैं और झाग नहीं बनाने देते हैं। तो यही कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आपके लवण होते हैं ये अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करते हैं, माने प्रेसिपिटेट उत्पन्न करते हैं, और जिससे जो है क्या होता है, और झाग जो है बनने
नहीं देते हैं। तो इसको हम जो है थोड़ा सा रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो है सोडियम स्ट्रेट है, सोडियम स्टीयरेट, तो इसका जो है फार्मूला आप देख रहे हैं C17H35 और ये लिखा है COONA। बात समझिएगा। तो अब जो है ये आपका सोडियम स्टीयरेट है और इसको आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब जैसे ही आप रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आपका क्या बोल जा रहा है, कैल्शियम, देखिए कैल्शियम स्टीयरेट का अवक्षेप माने प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है। तो ये जो है C17H35 COO2 COO का होल ट्वाइस और ये कैल्शियम आपको मिल रहा है और फिर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है माने घुलनशील के पार्ट्स में जो है मिल रहा है। फिर आप ये बोल रहे हो कि ये तो जो है आपका सोडियम स्टीयरेट, फिर आप साबुन ले लिए, अभी तो आपने जो है बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लो या फिर क्या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को आपको लेना है। तो ये हमने यहाँ पे कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को लिया था, या फिर जो है क्लोराइड्स ले सकते हो या सल्फाइड ले सकते हो, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम। तो अब हमने जो है सोडियम स्टीयरेट फिर साबुन लिया और उसको जो है हमने क्या किया, कठोर जल माने मैग्नीशियम यहाँ पे क्लोराइड ले लिया हुआ है। तो सीधे आपका क्या बन जाएगा कि ये जो है मैग्नीशियम स्टीयरेट का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा और यहाँ पे NaCl जो है घुला हुआ आपको पार्ट्स में मिलेगा। तो ये जो है आपने क्या देखा हुआ है, इसको केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे देखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया या इस प्रकार जो है जो आपका क्रिया बने तब तक चलती रहती है, इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो तब तक चलता रहता है जब तक जो है आपसे बोला जा रहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण पूर्णतः जो है क्या हो जाए, अवक्षेपित न हो जाए। और कहा जा रहा है इसके तुरंत पश्चात जो है झाग बनने लगता है। जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं तब जो है तो तुरंत ही जो है आपका जो है जो साबुन माने होता है वो जल के साथ जो है झाग बनाने लगता है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है बने ध्यान से देखोगे तो मैंने आपसे ये कहा था कि जल की कठोरता के कारण और जल के कठोरता के साथ जो है साबुन का आपने क्या दिखाया, रिएक्शन दिखाया। तो आपने देखा था कि जल की कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर उसके क्लोराइड या सल्फेट के घुले होने की वजह से होता है जल की कठोरता, और फिर जब उसको आप साबुन से रिएक्ट करा रहे थे तो आपको जो है वो क्या कर रहा था, झाग बनने नहीं दे रहा था। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा था तो उसी को आपने देखा, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं। ये जो है फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि जल की जो कठोरता क्रमांक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को आप जो है एक तरीके से कैसे समझोगे, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस में आपको जो है एक को इक्विवेलेंट हमेशा मानना पड़ेगा, वो है आपका जो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अणुभार को जो है अभी आप क्या करोगे, तो अभी उसको देखिए किस तरीके से आप इक्विवेलेंट मान के जो है आप करोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कहा जा रहा है कि जल की कठोरता को, हम बोल रहे हैं कि जल की जो कठोरता है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, तो जल की कठोरता को कठोरता क्रमांक में मापते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जल की कठोरता को आप किस में मेजर करते हो तो वो डिग्री ऑफ हार्डनेस में मानते हैं। तो यही कहा जा रहा है, जल की कठोरता को कठोरता क्रमांक में मापते हैं। यह सदैव कैल्शियम कार्बोनेट के जो है क्या, सदैव जो है, अभी मैंने आपसे बोला था कैल्शियम कार्बोनेट के हमेशा समतुल्यांक, समतुल्यांक कहने का मतलब इक्विवेलेंट रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। इसे सदैव कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के हम क्या बोल रहे हैं कि रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप क्या बोल रहे हो कि अतः जो है जल की कठोरता के उत्तरदायी सभी लवणों का ग्राम अणुभार जो है 100, माने ये कह सकते हैं कि 100 ये कैसे आया है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है क्या है, अणुभार। तो ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम अणुभार के जो है हमेशा क्या लेते हैं, समतुल्य लेते हैं। तो यही हमने बोला कि अतः जल की जो कठोरता के उत्तरदायी जो भी होंगे वो सभी का हम क्या करेंगे, सभी का ग्राम अणुभार जो है कैल्शियम कार्बोनेट के क्या, अणुभार के जो है समतुल्य ही आपको रखना है। अब सपोज डेट कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आपको क्या निकालना हो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, या फिर हम बोल सकते हैं अणुभार। तो आपको जो है ये तो अणुभार निकालने आना होना चाहिए। अणुभार बहुत आसानी से निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि NaCl का जो है आप क्या करो, अणुभार निकालो, तो अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का उसमें जो आपके एलिमेंट यूज हुए हैं उन सबके मास को आप सम कर देते हो, जितने उसके माने एटम लिए गए हैं, तो जो वैल्यू आता है वही उसका क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। तो Na का, सोडियम का जो है मास आपको पता है कितना होता है, तो सोडियम का मास यहाँ पे हम जानते हैं 23 होता है, और इसका जो है मास आपका कितना होता है, क्लोरीन का 35.5। तो अब जो है इसको जब आप मेजर करोगे तो ये जो है आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये 8 हो गया, और ये जो है तो 58.5। ये तो आपने इसका बेसिकली सीखा। अगर हम आपसे यही कहें कि अब जो है सपोज डेट आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो है आपका CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, तो कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है।
तो कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है, तो हम इसका अणुभार निकाल रहे हैं, माने मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। तो कैल्शियम का जो है वेट है वो आपका 40 है, प्लस कार्बन का आपको पता है कितना है, कार्बन का है 12, और फिर ऑक्सीजन का होता है आपका 16। लेकिन यहाँ पे कितने कैल्शियम है, तो 3 है, 3 एटम लिए गए हैं ना, तो 3 इंटू कितना 16 हो गया। अब इसको फिर आप करिए कैलकुलेट, तो ये हो गया आपका 40 और 2, माने ये हो गया आपका सीधे ये 2 और ये 52 आपने इसको लिख दिया। ये देखिए आप, ये हो गया आपका 52 और यहाँ पे 48। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 0 कैरी 1, और ये 5 4 9, ये जो है आपका कितने के बराबर आ गया 100। तो इस तरीके से आपने कैल्शियम कार्बोनेट का जो है क्या निकाल दिया, अणुभार निकाला। उसी तरीके से सपोज दैट आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का कहे या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कहे, तो सबका अणुभार आप कैसे निकालोगे। तो आपको जो है ये कह रहे हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 का अणुभार, तो आपने निकाला वो कितना है 100 है। अब इसी 100 को जो है जितने भी आपके जल की कठोरता के उत्तरदायित्व जो भी लवण है, जो भी जो है कैल्शियम, हम एक कह सकते हैं कि जल की कठोरता किसकी वजह से होता है, तो आपने बोला था सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर बोल सकते हो कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर क्या बोल सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के लवण के घुले होने की वजह से आप जो है जल की कठोरता का कारण बताते हो। तो अब हम कह रहे हैं कि जो भी आपका जल की कठोरता के लवण होंगे उन सबको जो है आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से सबको क्या करोगे, माने कंपेरिजन करोगे। तो अब यही हम कह रहे हैं कि ये जो है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो अणुभार निकाला वो आपने कितना निकाल दिया 162। तो ये देखिए कैसे आपने निकाला, कैल्शियम का सपोज डेट कितना है 40 है। अब यहाँ पे होल ट्वाइस है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले होगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। ये जो है आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मास होगा वो 162 होगा। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3 Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है MgHCO3 का होल ट्वाइस का अणुभार जो है आपने निकाला, मैग्नीशियम का मास 24 है, फिर ये 2 को आपने इधर ब्रैकेट में लगा के इसको जो है आपने कैलकुलेट किया 146। फिर उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का 111, फिर आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का हो गया 95, फिर ये कैल्शियम सल्फेट का जो अणुभार है वो 136, और फिर उसी तरीके से आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट का जो अणुभार है वो 120 है। और अतः जो है ये का हम बोल सकते हैं अतः 100 भाग जो है कैल्शियम कार्बोनेट का आप कैसे लोगे। तो अब हम यही बोल रहे हैं कि जो आपने इन सबका जो है सबसे पहले क्या निकाल लिया, अणुभार निकाल दिया। अब जो है इसको हम क्या करेंगे कि इसी का जो है जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि देखिए यहाँ पे इस बात को देखेंगे आप, अतः हम बोल रहे हैं कि 100 भाग कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट है, माने यही हम बोल रहे हैं, अतः क्या 100 भाग क्या आपका जो है, मैंने आपसे ये बोला हमने, अतः जो है सिंपली हेंस 100 पार्ट्स ऑफ 100 भाग आप किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इक्विवेलेंट है 162 भाग आपका कैल्शियम किसके, देखिए बोला जा रहा है ये किसके बराबर है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। या और जो है ये जो 100 भाग है वो कितने के इक्विवेलेंट है, तो 111 भाग आप कैल्शियम क्लोराइड के, और जो है 100 भाग आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका है कैल्शियम सल्फेट के। फिर उसी तरीके से ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड के और मैग्नीशियम सल्फेट के। तो कठोरता के आधार पर जल का जो है श्रेणीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंट वहां पे बना रहे थे, इस चीज को आपको समझाया गया। अब आगे के पार्ट्स में आपको ये बोला जा रहा है कि कठोरता क्रमांक के आधार पर हम बोल रहे हैं कि जल को हम बोल सकते हैं कि श्रेणीकर निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि कठोर जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस वाटर कैन बी जो है कैटेगराइज एंड अंडर, माने ये हमने बोला कि यही कठोरता क्रमांक के आधार पर, डिग्री ऑफ हार्डनेस के आधार पर जल को जो है कुछ क्या किया गया है, माने टाइप से बांटा गया है। 6 डिग्री जो कठोरता है वो आपका मृदु जल है, और फिर ये हम बोल सकते हैं कि 12 डिग्री से 20 डिग्री जो कठोरता है वो कठोर जल का है, और 30 डिग्री से अधिक जो है कठोरता वो अत्यधिक कठोर जल का है। और ये हम कह सकते हैं कि 6 to 12 कठोरता जो है क्या बोल सकते हैं कि मामूली मृदु होता है, और 20 डिग्री से 20 डिग्री जो कठोरता होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस वो बहुत ही कठोर जल माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपने क्या देखा
कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री ऑफ हार्डनेस वाटर कैन बी जो है कैटेगराइज एंड अंडर, वाटर को भी आपने कैटेगराइज कर रखा है। ये अगर जो है 6 डिग्री अगर आपका जो है हार्डनेस आपको मिल रहा है 6 डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो मृदु जल में बताएगा। 12 डिग्री से 20 डिग्री के अप्रॉक्स माने मिड में उसका डिग्री ऑफ हार्डनेस रहेगा तो वो कठोर जल रहेगा। तो ये जो है आपने उसको क्या कर रखा हुआ है, क्लासिफाइड कर रखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि जल की कठोरता के मापने की विभिन्न इकाइयां, मतलब ये हम कह रहे हैं कि जल की जो कठोरता है उसको मेजर करने के लिए कुछ जो है आपके क्या बनाए गए हैं, उसके यूनिट्स बनाए गए हैं, कुछ मापन की विधियां बताई गई हैं। वो कौन कौन से हैं तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में आपको जो है भाग प्रति 10 लाख, तो देखिए यही बोला जा रहा है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो जल की कठोरता को हम पीपीएम में मेजर करते हैं, अभी आप देखेंगे। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि पीपीएम में या मिलीग्राम पर लीटर, ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि जल की कठोरता के मापने की विभिन्न इकाइयां। सबसे पहला जो इकाइयां है वो आपका है भाग प्रति 10 लाख, जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम पीपीएम बोलते हैं। तो कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ, ये कहा जा रहा है कि कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भाग की जो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो प्रति 10 लाख भाग हम बोल सकते हैं जो प्रति 10 लाख भाग जल में उपस्थित होते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि जल की पीपीएम में जो है कठोरता होती है। अब आप इसको कैसे समझोगे, तो मैंने आपको यही बोला कि कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ के जो भार होते हैं उसका जो भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट के भाग के जो है क्या बोल रहे थे आप, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो प्रति 10 लाख भाग जल में उपस्थित होते हैं, वही जल की जो है क्या जल की जो है पीपीएम में कठोरता कहलाती है। उदाहरण आप अब इसको कैसे समझोगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी जल के नमूने में यदि कोई जल का जो है सैंपल है, तो यही कहा जा रहा है कि यदि किसी जल के सैंपल के 10 लाख माने 10 लाख भाग में हमने क्या बोला कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 162वें भाग घुले हों, तो जल की पीपीएम में कठोरता 162 पीपीएम ना होकर जो है कितना होगा आपका 100 पीपीएम होगा, क्योंकि जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 162वें भाग जो है किसके बराबर, किसके समतुल्य था, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने भाग के, 100वें भाग के जो है समतुल्य होता है। तो इसको जो है आप पीपीएम में जो है इसको मैंने किस तरीके से मेजर करते हैं ये आपको समझाया गया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर को एमजी पर लीटर में। अब यही कह रहे हैं कि जल की कठोरता के प्रति लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके समतुल्य पदार्थों को जब आप मिलीग्राम की संख्या में मिलीग्राम प्रति लीटर में कठोरता जब आप व्यक्त करते हैं तो वही मिलीग्राम प्रति लीटर में जो है आपका मापन कहलाता है। और फिर आपसे कहा जा रहा है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यदि जल के नमूने में, यदि हम कह रहे हैं कि यदि जल के सैंपल के जो है 1 लीटर में अगर हम कह रहे हैं कि 50 मिलीग्राम माने 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण के घुले हो, तो इस जल की जो है कठोरता किसमें लोगे 50 मिलीग्राम प्रति लीटर होगी। अब इसी तरीके से जो है एक मापन विधि और है जिसको हम क्लार्क डिग्री बोलते हैं, या फिर क्लार्क डिग्री के बेसिस पे इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक गैलन कहने का मतलब वहां ये जो है माने बाहर के यूनिट्स हैं डिग्री क्लार्क। तो ये जो है 1 गैलन माने जिसको हम 10 पाउंड के नाम से जानते हैं, ये लगभग जो है कितने के बराबर होता है 70,000 भाग के बराबर होता है। 70,000 भाग कठोर जल में हम क्या बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इसके समतुल्य पदार्थों की ग्रेन में संख्या जल की क्लार्क डिग्री में कठोरता कहलाती है। अब जो है आप इसको उदाहरण के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपसे बोला जा रहा है कि 70,000 भाग कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण की मात्रा 10 भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो, तो जल की जो कठोरता होगी वो माने 10 डिग्री क्लार्क में होती है। अब फिर इसी तरीके से जो जल की कठोरता है उसको एक मापन विधि और है जिसको हम बोलते हैं कि डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच को आप किस तरीके से समझोगे, तो 1 लाख भाग माने 1 लाखवां भाग, तो 1 लाख भाग कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या उसके पदार्थ का जो भाग होता है वह जल की डिग्री फ्रेंच में कठोरता होती है। आप इसको कैसे समझोगे, तो आपसे यह बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 लाख भाग कठोर किसके जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण की मात्रा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो, तो जल की कठोरता 5 डिग्री फ्रेंच में होती है। तो अब यह कहा जा रहा है कि जल की कठोरता विभिन्न इकाइयों में संबंध निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। अब ये जो है रिलेशंस आप बता रहे हो कि जल की जो कठोरता की विभिन्न इकाइयां हैं उन सबका एक दूसरे से कैसे रिलेशन बना पाओगे, तो ये यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि 100 पीपीएम जो है वो 10 डिग्री फ्रेंच के बराबर होता है, और यही जो है 100 डिग्री पीपीएम जो है 10 फ्रेंच के जो इक्वल है वो 7 डिग्री क्लार्क के बराबर है। या फिर इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 पीपीएम जो होता है 1
मिलीग्राम पर लीटर, या फिर जब इसको आप फ्रेंच में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 डिग्री फ्रेंच और 0.07 डिग्री क्लार्क में होता है। तो ये जो है ये आपका ये सारे जो है जो मापन टेक्निक्स थे वाटर की कठोरता को मेजर जो कर रहे थे, उन सबका जो है क्या है, ये रिलेशंस आपको दिया गया है, जिसको आप अच्छे से देखोगे। अब फिर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कठोरता की इकाइयों के संबंध में संबंधित प्रश्न, ये जो है कहा जा रहा है कि जो आपकी कठोरता की इकाइयों से संबंधित जो कुछ प्रश्न है, जो आपसे कुछ क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, वो कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कठोर जल के नमूने में 1.1 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है। अगर मान लीजिए कोई एक कठोर जल का जो सैंपल है, एक हार्ड वाटर का एक सैंपल है, और उसमें आप ये बोल रहे हो कि 1.11 ग्राम प्रति लीटर जो है क्या है, कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है, तो अब जो है ये कह रहे हैं कि इसकी कठोरता जो है किसमें आप व्यक्त करो, पीपीएम में जो है कैलकुलेट करो। तो आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो, जो कैल्शियम क्लोराइड का जो अनुभार होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के किसके होगा, समतुल्य होगा। तो अब ये आपने लिखा पहले जो है कैल्शियम क्लोराइड का जो है जो भार निकाला वो कितना है, 111, और कैल्शियम कार्बोनेट का तो आप जानते ही हो 100। अब जो है इसलिए आप बोलोगे कि चूंकि 1 लीटर मतलब क्या जानते हो, 1000 ग्राम कठोर जल में कितना जो है मात्रा घुला हुआ है, तो 1.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य जो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम जो है क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो है इसको क्या करोगे, इसलिए ये जो 1000 ग्राम था तो इसको आप जो है 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया है कि 10 पे पावर 3 ग्राम कठोर जल में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 1.1 ppm जो है ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब जस्ट इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.11, और ये अपॉन जो है क्या, माने ये आप उसके समतुल्य ले रहे हो ना, तो 111 ग्राम के। तो जैसे ही इसको इस वैल्यू में रखोगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए अतः बोला जा रहा है कि 10 पे पावर 6 ग्राम कठोर जल में 1.11 ग्राम जो है क्या, कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य। तो ये कैल्शियम क्या कार्बोनेट के जो समतुल्य आप ले रहे हो, तो ये जो है 100 इंटू 1.11 इंटू 10 पे पावर 6, और ये जो है आपने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से ये कट जाएगा, 10 पे पावर 3 हो जाएगा, और इससे जो है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा और सिंपली जो है 1000 ग्राम मिलेगा। अतः जो है जल की जो कठोरता है वो 1000 ppm में आया, ठीक ना। फिर उसी तरीके से एक दूसरा न्यूमेरिकल्स है, कहा जा रहा है कि जल के एक नमूने में 204 मिलीग्राम क्या घुला हुआ है, कैल्शियम सल्फेट प्रति लीटर में जो है क्या है, घुला हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि इसकी जो है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता जो है क्या करिए, ज्ञात करिए। तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो है समतुल्य लोगे, तो इसका जो भार निकालोगे वो 136 ग्राम मोल इनवर्स में है, और ये जो है आपका 100 ग्राम प्रति मोल में है। अब जो है 136 मिलीग्राम जो है क्या, कैल्शियम सल्फेट जो है, ये मिली है, नीली लिख दिया है, ठीक ना। तो ये 136 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट प्रति लीटर जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, वो 100 प्रति ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर के बेसिस पे इन्वॉल्व होगा। तो अब जो है ये हम कह रहे हैं कि आपका ये जो है जल के नमूने में कितना ये कैल्शियम सल्फेट का पार्ट जो है डिजॉल्व है, तो इसलिए जो है 204 ग्राम कैल्शियम सल्फेट प्रति लीटर में जो है क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। तो ये 100 मिलीग्राम इंटू जो है फिर बोला 100 मिलीग्राम प्रति लीटर और कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 204 अपॉन जो है क्या 136। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये जो है वैल्यू 150 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के जो है क्या है, समतुल्य है। तो इस तरीके से जल के नमूने की जो कठोरता है वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि 150 कितना है मिलीग्राम में निकालना था, तो मिलीग्राम पर लीटर, या फिर जो है इसको पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर इसी तरीके से एक एग्जांपल और है कि 100 ml जल के एक नमूने की कठोरता जो है कितनी है, माने 25 ml, और ये फिर बोला जा रहा है कि 0.0 n माने MgSO4 के तुल्य है। इसकी कठोरता जो है भी पीपीएम में आपको निकालनी है, ठीक ना। तो यही जो है MgSO4 की जो माने तुल्यांक भार है वो अणुभार और धातु की संयोजकता के बेसिस पे सम आपने निकाला। तो अब जो है फिर ये नॉर्मलता वगैरह की डिफिनीशन पे आप रखोगे तो ये जो है आपका आएगा, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल आप लगा लोगे। अब फिर आपसे बोला जा रहा है कि जो जल की कठोरता का निर्धारण है वो डिटर्मिनेशंस ऑफ जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसको हम कह सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है बताओगे। तो अब जो है यहाँ पे बेसिकली आपको ये पार्ट बताया जा रहा है कि जो आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट था इसको तो आप करोगे ही। अब यहाँ पे फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि जो माने डिटर्मिनेशंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, किस तरीके से जल की कठोरता का निर्धारण करेंगे, ठीक ना। तो जल की कठोरता का जो निर्धारण है वो हम कुछ बेसिस पे कुछ टेक्निक्स के आधार पे करेंगे। तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि जल की कठोरता ज्ञात करने
हमने क्या बोला आपसे कि जल की कठोरता ज्ञात करने की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है एक ईडीटीए प्रोसेस और दूसरा क्या है ओ हेनरी विधि। तो सबसे पहले आप देखोगे ईडीटीए मेथड क्या है। इससे जो है जल की कठोरता का जो निर्धारण है, माने एक तरीके से हम कह रहे हैं, निर्धारण करने का मतलब कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन करोगे कि किसी जल की कठोरता कितनी है, तो उसको जो है हम दो तरीके से निकालते हैं। एक जो है ईडीटीए प्रोसेस है और दूसरा ओ हेनरी मेथड है। आपके एग्जाम में ईडीटीए का जो है प्रोसेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है। तो ईडीटीए का जो फुल फॉर्म है वो इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसको आप याद रखोगे। आपके वाइवा में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए ईडीटीए को आप कैसे बताओगे, तो देखिए ईडीटीए मेथड, ईडीटीए का पूरा नाम इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और टेट्रा एसिटिक अम्ल होता है। और इसका जो है जो रासायनिक सूत्र है वो आप इस तरीके से याद रखोगे कि देखिए ये बोला जा रहा है कि ये CH2COOH CH2COOH, इस तरीके से फिर यहाँ पे N लगा दोगे, फिर ये जो है CH2, फिर जो है सिंगल बॉन्ड में CH2, फिर AN CH2COOH CH2COOH। देखिए इसके याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक है। आप ऐसे पहले बीच में CH2 और क्या लिख दो CH2 लिख दो, ऐसे लिख दिया आपने। फिर आपको कुछ करना नहीं है, एक साइड इधर N लगा दो और एक साइड क्या लगा दो, इधर N लगा दो। ये बच्चे देखिए फार्मूला बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस वजह से। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो CH2 और यहाँ पे लगा दो COOH। फिर इसी तरीके से यहाँ लिख दो CH2 और ये हो जाएगा COOH। फिर अब सेम काम यहाँ भी करना है, इसके ऊपर ऐसे CH2 COOH और फिर जो है इसको भी ऐसे लिख दो CH2 COOH। बात समझ रहे हो, याद रखोगे इस फार्मूले को। तो आपसे जो है ये कई बार आपके जो है माने जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उसमें जो है कई बार हम लोग जब वाइवा लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आप जो है क्या करो, इसके रासायनिक सूत्र ही लिख दो। बात समझ रहे हो। तो आपको जो है ये बताया जा रहा है कि सिंपली जो है बीच में दो जगह CH2 लिख के साइड साइड N लगा के फिर CH2COOH CH2COOH, फिर उधर से भी यही काम कर लोगे, जिससे आप जो है आपको याद रहेगा। जिसका जो है फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक अम्ल, या फिर हम बोल सकते हैं कि एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अब फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईडीटीए प्रोसेस का आगे जो है हम क्या काम करेंगे। तो ईडीटीए जो है लवण के रूप में निम्नलिखित जो है हम बोल सकते हैं कि ऋणायन क्या करता है, बनता है, जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ जो है जटिल आयन बनाते हैं। अब जो है ये आपके क्या होते हैं कि जो H वाला पार्ट था COOH था वो यहाँ से हट जाता है तो ये ऋणायन बना लेगा। बात समझ रहे हैं। तो ऋणायन बनाएगा तो यहाँ पे यही सोडियम या फिर जो है क्या हमने बोला कि ये देखिए हमने बोला कि ईडीटीए सोडियम लवण के रूप में निम्नलिखित ऋणायन बनाता है। अभी जो है कैसे बनाएगा तो यहाँ पे दिख रहा है, जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ जो है जटिल आयन बनाते हैं। तो अब जो है ये आपने लिखा हुआ है कि यहाँ माइनस हो गया। तो अब ईडीटीए जो है हम बोल सकते हैं कि डाई सोडियम लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र इस प्रकार से है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है सिंपली जहाँ पे H था वहां पे आपको क्या लिख दिया, यहाँ पे ये एक N ने लगा दिया, एक N ने वहां लगा दिया, ये S जैसे था और ये S जैसे था वो अपने वैसे यहाँ पे रहने दिया। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो है आगे को आप क्या कैसे समझोगे। कहा जा रहा है अतः ईडीटीए द्विभाषमिक सोडियम लवण है। द्विभाषमिक माने डबल, माने दो सोडियम उसमें इन्वॉल्व है। तो यही कहा जा रहा है अतः ईडीटीए द्विभाषमिक सोडियम लवण है। इसमें जो है मोलर विलयन इक्वल टू 2 नॉर्मल विलयन। इसकी यह विशेषता है कि यह जो है NH4Cl माने अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर विलयन की उपस्थिति में, माने यह कहा जा रहा है कि इसकी यह विशेषता है कि यह जो है अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर विलयन की उपस्थिति में लगभग 10 pH पर क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों लवणों के साथ जो है क्या करता है, क्रिया करता है। अब जो है इसमें हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, तो यही बोला जा रहा है कि इक्रोक्रोम, देखिए ये बोला जा रहा है इरियोक्रोम ब्लैक टी, या फिर हम बोल सकते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी, इसको हम शॉर्ट में EBT बोलते हैं। सूचक, सूचक माने इंडिकेटर जो एसिड और बेसिक का माने ज्ञात कराता है, आपकी जानकारी देता है, वो जो है सूचक कहलाता है, इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको हमने ये भी जस्ट बोला कि इसमें जो है मोलर विलयन जो होता है वो 2 नॉर्मल विलयन, इसकी यह विशेषता है कि यह जो है माने आपका NH4Cl और NH4OH का होल्ड सॉरी माने अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बफर विलयन की उपस्थिति में लगभग 10 pH पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों के लवण के साथ जो है क्या करता है, क्रिया करता है। और आपको बोला जा रहा है इरियोक्रोम ब्लैक टी जो आपसे EBT सूचक अंतिम बिंदु पर लाल रंग से किसमें, नीले रंग में परिवर्तित करता है। और रासायनिक समीकरण कुछ निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो जैसे ये देखिए कोई आपका सिंपली M2+ है, जैसे M2+ का मतलब क्या है, ये जो है कैल्शियम
माने कैल्शियम आपका जो है लॉस इलेक्ट्रॉन 2 करता है तो उस पर +2 चार्ज आते हैं। तो कैल्शियम आयन और ये मैग्नीशियम आयन लिया हुआ है आपने। EBTA माने ये हम कह रहे हैं कि इक्रोक्रोम ब्लैक टी से जो है आप यहाँ पे 10 pH पे, pH आप जानते हैं pH एक टाइप का क्या है, pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दिस इंडिकेट्स जो है एसिडिक एंड बेसिक, जो है क्या बताता है कि जिसपे 0 से लगाए 14 तक के वैल्यू होते हैं, और माने 0 से 14 जिसमें 0 से लगाए 6.999 के अप्रॉक्स में जो वैल्यू होती है वो एसिडिक को बताता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और मोर देन 7 होता है तो क्या हम बोलते हैं उसको, लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, अगर 7 पे होगा तो न्यूट्रल, और मोर देन 7 होगा तो बेसिक नेचर में बताता है। तो पीएच को जो है आप यहाँ पे यही बोल रहे हो कि 10 pH पे, तो ये जो होगा M माने वही आपका जो कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा वो आपके साथ जुट के EBTA के साथ जटिल लाल बनाता है। तो अब जो है ये MEBT जो लाल जटिल है इसको EDTA माने इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक के बेसिस पे जो है जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो M जो है EDTA प्लस EBT नीला के फॉर्म में यहाँ पे देता है। तो ये चीजें आपको जो है इस तरीके से दिखाया गया है। अब यहाँ आगे ये देखोगे अंतिम बिंदु पर रंग परिवर्तन, माने ये हम बोल सकते हैं कि जब समस्त कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन MBT जटिल बना लेता है, माने MEBT जटिल बना लेता है, तो अंतिम बिंदु पर EDTA की एक बूंद, माने EDTA जो है कि एक बूंद हम जैसे ही क्या करते हैं, EDTA की एक बूंद EBT सूचक मुक्त कराती है, इसके कारण लाल रंग नीले में परिवर्तित हो जाता है। EDTA विधि के विभिन्न पद जो है अग्रलिखित है। अब जो है फिर यहाँ पे कह रहे हैं आप कि मानक कठोर जल बनाना, तो मानक कठोर जल कैसे बनाओगे, तो मानक कठोर जल बनाने के लिए आपको क्या होगा, जैसे देखिए ये जो है जो EDTA प्रोसेस है एक तरीके का, EDTA की बेसिस पे जो आप क्या कर रहे हो कि जल की जो कठोरता है उसको आप जो है मैंने मेजर कर रहे हो, तो अब यहाँ पे का निर्धारण आप कर रहे थे, तो इसको हम जो है टाइट्रेशन बेसिस पे करते हैं। इसमें आपको जो है एक तरीके से एक इसमें जो है नोन क्वांटिटी होती है और दूसरा अननोन क्वांटिटी होती है। तो जो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन में हम यही बताते हैं कि किसी हम जो है अननोन के मदद से जो है, सॉरी किसी नोन के हेल्प से हम जो है किसी अननोन के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक ना। कोई चीज़ आपके पास ज्ञात होगा, ज्ञात से अज्ञात के बारे में जो है आप जानते हैं, तो उसी को हम जो है टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये टाइट्रेशन मेथड का यूज हम करके जो है इसका हम काम करेंगे। अब कहा जा रहा है कि मानक कठोर जल बनाना, माने प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, माने पहले तो आपको जो है ये मानक कठोर जल बनाना पड़ेगा, माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं कि 1 ग्राम शुद्ध जल में 1 ग्राम जो है आप प्योर वाटर लोगे, माने प्योर वाटर कहने का मतलब जो है डिस्टिल्ड वाटर आपके लैबोरेटरी में होता है तो वहां से आप उसको लोगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि 1 ग्राम शुद्ध जल एवं शुष्क कैल्शियम कार्बोनेट की तन HCl की न्यूनतम मात्रा में घोलकर क्या बोल सकते हैं, जल उष्मक माने वाटर बाथ पर हम क्या करते हैं, शुष्कता तथा वाष्पीकृत करते हैं और अवशेष को जो है आश्रित जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बना लेते हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि हमने आपसे कहा कि 1 ग्राम जो है शुद्ध जल आप लोगे और उसको जो है उसमें कह रहे हैं कि शुष्क कैल्शियम कार्बोनेट को तनु HCl माने डाइल्यूट HCl की न्यूनतम मात्रा में घोलकर हम क्या करते हैं, उसको जो है वाटर बाथ पर कुछ टाइम तक क्या करने लेते हैं, माने कुछ टाइम तक शुष्कता तक वाष्पीकृत करते हैं, माने कुछ जो है उसमें पार्ट है जो कुछ आपके माने वेपोरेट हो जाए वहां तक उसको हीट करते हैं। और फिर कह रहा है अवक्षेप को हम क्या करते हैं, आश्रित जल में घोलकर जो आपका प्रेसिपिटेट बचा हुआ है उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, आश्रित जल में घोलकर जो है क्या कर सकते हैं, 1 लीटर जो है विलयन बना लेते हैं, माने उसको कंप्लीट 1 लीटर जो है सोल्यूशन आप तैयार कर लेते हो। तो अब जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए 100 ml विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है कितनी है, 1 ग्राम है। तो 1 मिलीग्राम सॉरी 1 ml, यही बोला जा रहा है 1 मिली विलियन में कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होगी 1 अपॉन जो है 1000 तो 0.001 ग्राम होगा। तो ये जो है आप इतना कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसमें क्या करोगे, घोल लोगे। अब फिर कहा जा रहा है कि EDTA कैसे बनाओगे, तो ये तो एक जो है आपने क्या बनाया, हार्डनेस ऑफ वाटर तैयार किया। हार्डनेस ऑफ वाटर तैयार करने के लिए आपने बहुत ही इजी स्टेप्स लिया कि आपने क्या किया कि डिजॉल्व जो है 1 ग्राम आपने क्या लिया होता, डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ प्योर एंड जो है ड्राई कैल्शियम कार्बोनेट इन जो है क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl। नाउ इवेपोरेट द सॉल्यूशंस ऑन अ वाटर बाथ टू ड्राइनेस, माने जब तक जो है वो पूरी तरीके से जो जो आपने चीजें मिलाया जब तक वो सूख ना जाए, वाष्पत्ति ना हो जाए, तब तक जो है हम उसको हीट करते हैं और फिर जो उसमें का प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या करते हैं
कि सिंपली जो है डिजॉल्व जो है द रेसिड्यू इन जो है डिस्टिल्ड वाटर एंड हम देख सकते हैं मेक द सोल्यूशंस ऑफ 1 लीटर। डिस्टिल्ड वाटर लेके जो है उसको हम कंप्लीट 1 लीटर का सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया कि एक जो है स्टैंडर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर आपने तैयार किया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो कि अब जो है ईडीटीए विलयन बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये एक प्रोसेस है, एक एक्सपेरिमेंट है तो आपके लेबोरेटरी में कराए जाएंगे। आप समझ रहे हैं, तो वो चीजें मैं प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लो सपोज डेट आपको लेबोरेटरी नहीं भी करने को मिले तो आप जो है इसको आसानी से कर पाओ। तो अब जो है आपसे कहा जा रहा है कि ईडीटीए का विलयन आप जो है कैसे बनाओगे। तो ईडीटीए विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ग्राम शुद्ध जो है ईडीटीए को जो है आश्वित जल, माने ये आपके लेबोरेटरी में जो है ईडीटीए होता है। तो अब जो है हम ये कह रहे हैं कि डिजॉल्व 4 ग्राम ऑफ प्योर क्रिस्टल ईडीटीए इन डिस्टिल वाटर एंड जो है मेक द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि 4 ग्राम शुद्ध ईडीटीओ को आश्रित जल में घोलकर 1 लीटर विलयन जो है ईडीटीए का भी हम क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब फिर बोला जा रहा है कि बफर विलयन बनाना। तो बफर विलयन जो है आप कैसे बनाओगे, तो बफर विलयन को हम क्या कर रहे हैं कि एक जो है ये माने हम कह रहे हैं कि 67.5 माने 67.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को कितने में, माने 570 ml सांद्र जो है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोलकर जो है आश्रित जल द्वारा 1 लीटर जो है हम क्या कर लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी बनाते हैं। तो अब जो है कैसे आप बना रहे हो, हम कह रहे हैं कि इतना ग्राम जो है आपने अमोनियम क्लोराइड को और जो है क्या किया 750 ml सांद्र जो है माने कंसंट्रेटेड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दिया, मिला दिया, घोलकर जो है आश्रित जल के साथ जो है 1 लीटर का जो है एक विलयन क्या कर लेते हैं, माने उसमें पानी भी मिलाकर आप जो है क्या कर देते हो, बफर विलयन तैयार कर लेते हो। बात समझ पा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी विलयन तैयार करते हैं। अब जो है आप क्या करोगे कि जब आपने इतना चीजें कर लिया फिर आपको जो है इंडिकेटर चाहिए। तो इंडिकेटर भी जो है आपको इसमें आपको जो है सिंपली फिनोप्थिलीन या फिर मेथिल ऑरेंज टाइप के इंडिकेटर्स को नहीं लेना है। इसमें जो हम इंडिकेटर ले रहे हैं वो ही है आपका क्या है, ईबीटी, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी। तो 0.5 ग्राम इरियोक्रोम ब्लैक टी वो जो है क्या बोल रहे हैं कि 100 मिलीलीटर अल्कोहल में घोलते हैं और इसके अतिरिक्त जो है इसमें मर्क्यूरिक्साइड्स, ठीक ना, विलयन भी बनाते हैं। तो अब जो है ये इस तरीके से अब फिर आपको जो है क्या करना, ईडीटीए विलयन का जो है क्या स्टैंडर्डाइजेशन करना, माने मानकीकरण करना। तो अब कह रहे हैं कि आप जो है कैसे इसको स्टैंडर्ड करोगे। तो सबसे पहले जो है टाइट्रेशन प्रोसेस में जो है आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि इसमें हम एक ये जो है इस टाइप से बड़ा सा लाइब्रेटरी में होता है, इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक ना, क्या होता है ये ब्यूरेट होता है। इसको हम जो है कि स्टैंड से क्या कर लेते हैं, क्लिप उल्प लगा के सेट कर लेते हैं, ठीक ना। इसको ऐसे जो है ये हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ये एक स्टैंड है सपोज डेट, तो इसको स्टेट ये जो है आपका ब्यूरेट है। फिर एक यहाँ पे बीकर लेते हैं, ठीक ना, बीकर जो है या फिर कोनिकल फ्लास्क ले लो। हाँ, तो इस कोनिकल फ्लास्क में जो है फिर इसको हम जो है क्या करेंगे, अभी वही चीजें हम आपको यहाँ प्रोसेस में समझाने वाले हैं। तो देखिए ये कहा जा रहा है आपसे कि ईडीटीए का जो है क्या करना, मानकीकरण करना। तो अब हम कह रहे हैं कि ब्यूरेट को धोकर, माने ये जो आपने अभी ब्यूरेट देखा हुआ था, कौन, ये ब्यूरेट को जो है साफ क्लीन करके, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ब्यूरेट को धोकर तथा जो है हम बोल रहे हैं कि रिंज करके इसमें जो है ईडीटीए विलयन भर लेते हैं। किसमें, तो आपका ये ब्यूरेट है, बात समझिएगा। तो इस ब्यूरेट में आपने क्या भर लिया, ईडीटीए को। तो हम कह रहे हैं कि ब्यूरेट को धोकर एक रिंज करके ईडीटीए जो है विलयन में भरते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में पीपेट द्वारा, एक कोनिकल फ्लास्क जो है होता है, कोनिकल फ्लास्क कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये जो है आपका क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है और एक पीपेट होता है जो पाइप की नुमा होता है, जिसको हम सक करके, माउथ से सक करके या हैंड से सक करके जो है उसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि हमने आपसे बोला कि ब्यूरेट को धोकर इसमें जो है क्या भर लिया आपने, ईडीटीए विलयन भर लिया। अब एक कोनिकल फ्लास्क में पीपेट की मदद से जो है क्या होता है, पीपेट देखो इसी तरीके का होता है, पीपेट भी ये आपका जो है छोटा सा पाइप नुमा बना हुआ एक पार्ट होता है, ठीक ना, जिधर ये पार्ट इस तरीके से ऐसे खुला होता है, ठीक ना, तो पीपेट है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि इसी पीपेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क में पीपेट द्वारा 50 ml जो है क्या कर सकते हैं, मानक जो है कठोर जल लेते हैं। जो आपने अभी हार्डनेस ऑफ वाटर बनाया था ना, कैसे बनाया था तो बताइए। तो आपने सिंपली क्या किया हुआ था कि आपने जो है लिया हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट और जो है उसको आपने HCl माने डाइल्यूट HCl के साथ जो है लेके उसको माने वाटर बाथ पे हीट कर दिया था। और हीट करते ही जो उसमें रेजिड्यू बचा हुआ था उसी को फिर आपने क्या किया हुआ था, एक
माने डिस्टिल्ड वाटर में 1 लीटर का सोल्यूशन आपने तैयार किया हुआ था। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपने माने एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 50 ml कठोर जल मेजर करके जो है क्या करते हैं आप इसमें इसके अंदर ले लेते हो। बात समझ रहे हो। अब इसमें जो है हम कह रहे हैं कि 10 से 15 ml जो है क्या बफर विलयन तथा 4 से 5 बूंद जो है ईडीटीए सूचक डालते हैं। अब इसी के अंदर जो आपने बफर विलयन बनाया था, बफर विलयन किसका बनाया था, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, उसका जो है हम कह रहे हैं कि 10 से 15 ml मेजर करके फिर इसी के अंदर डालोगे और इसी में फिर आपको क्या डाल देना है, मान लो इसमें जो है हमने बफर विलयन डाल दिया और इसी में हम 4 से 5 बूंद जो है क्या ईबीटी जो है जो आपका इरियोक्रोम ब्लैक टी है उसको आपने 4 से बूंद डाल दिया, सूचक डाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो है ईबीटी, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, देखिए अब आपको ये समझा रहे हैं हम आपसे कि ये बोल रहे हैं कि इसका ईडीटीए विलयन के साथ जो है अनुमापन कर लाल से नीला रंग में जो है क्या कर लेते हैं, परिवर्तन नोट करते हैं। अब जो है ये जब प्रोसेस करते हैं कि इसको अब ये लेके जो आपने ये कोनिकल फ्लास्क में ये जो सारी चीजें लिया हुआ था, जिसमें सबसे पहले आपने 50 ml जो है क्या लिया हुआ था, 50 ml आपने जो है हार्ड वाटर लिया था, इसमें 10 से 15 ml आपने जो है बफर सोल्यूशन डाला, 4 से 5 ml जो है इसमें ईबीटी डाला, फिर इसको आप जो है इस पीपेट के नीचे जो है क्या करोगे, पीपेट नहीं ब्यूरेट के जो है क्या, ब्यूरेट के नीचे इस तरीके से इस कोनिकल फ्लास्क को ला के अब जो है यहाँ पे ये चेक करोगे कि कब जो है ये माने लाल से किसमें, नीले रंग में जो है क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही वो नीले रंग पे जो है परिवर्तित होगा उस समय जो है उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और जो है फिर हम उसको क्या करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ईडीटीए विलयन की प्रयुक्त आयतन जो है कितना आया, VN ml आया। मान लो इसका जो है यूज करने पे तुम्हारा 10 ml का जो है माने ये क्या लगा, जो तुमने इसमें क्या लिया हुआ था ब्यूरेट में, बताइए इस ब्यूरेट में जो है आपने ईडीटीए लिया हुआ था, तो मान लो कितना यूज हुआ, 10 ml या 20 ml आपका यूज हुआ और वो उसने क्या किया, इसको इसके लाल रंग को जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया, नीले में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है जिसको आप माने करोगे। तो अब यहाँ पे आपको फिर हम क्या समझा रहे हैं, देखिए ये तो अब यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से ये आप जो है एक्सपेरिमेंट को करोगे। अब फिर आपको बोला जा रहा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण जल की जो है संपूर्ण कठोरता का जो है आप क्या करोगे, आकलन करोगे। तो हम कह रहे हैं कि एस्टिमेशन ऑफ द टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस ड्यू टू जो है क्या प्रेजेंस ऑफ जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो अब हम कह रहे हैं कि पीपेट की सहायता से, माने पीपेट जो आपके था, पीपेट की सहायता से 50 ml दिए गए कठोर जल के नमूने को हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में आपने लिया हुआ था, कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और इसमें जो है 5 ml क्या लेते थे, बताइए 5 ml अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर विलयन मिलाते हैं और उसमें फिर जो है 4 से 5 बूंद जो है क्या डालते थे, ईबीटी सूचक, क्या करते थे, ईबीटी सूचक मिलाते थे, जिसमें विलयन का रंग जो है लाल रंग से किसमें, माने हम कह रहे हैं कि जिससे विलयन का रंग लाल रंग के समान हो जाता था। अब जो है हम कह रहे हैं कि क्या, अब ब्यूरेट से धीरे धीरे जो है क्या, माने जो आपका ब्यूरेट था ये बड़ा सा, उस ब्यूरेट से धीरे धीरे फ्लास्क को क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं और जो है फिर कहा रहा है कि ईडीटीए विलयन जो है उसमें क्या रहता है, मिलता रहता है और अंतिम बिंदु पर जो विलयन होता है, माने लास्ट पॉइंट पे, इंड पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो है वो रंग अपना परिवर्तित करेगा उसी को हम इंड पॉइंट बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि अंतिम बिंदु पर, माने अंतिम बिंदु पर विलयन जो है किसमें, लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब फिर हम कह लेते हैं कि ईडीटीए विलयन की प्रयुक्त आयतन जितना जो है ईडीटीए विलयन उसमें लगा लाल रंग से नीला रंग में परिवर्तित करने में, तो हम कह रहे हैं कि ईडीटीए विलयन का प्रयुक्त आयतन नोट कर क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और मान लीजिए इस अनुमापन में ईडीटीए विलयन ये जो है क्या V2 ml प्रयुक्त होते हैं। तो अब जो है इस तरीके से कहा गया कि मान लिया, माने अनुमान लगा लिया कि ईडीटीए विलयन का जो है जो आयतन है वो कितना लगा, कुछ ml इसमें यूज हुआ है। अब आगे फिर देखेंगे, तो आपको ये जो है जस्ट अभी समझाया हमने। अब फिर आपसे कह सकते हैं कि इसकी जो है हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, माने इसका जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। तो अब जो है कैलकुलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ईडीटीए विलयन का जो मानीकरण है वो 1 मिली ईडीटीए के समतुल्य, आप जानते हैं कि ईडीटीए का जो विलयन का मानीकरण है वो सिंपली जानते हैं कि एक ml जो है ईडीटीए के समतुल्य जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज्ञात करना, माने 50 ml जो है मानक कठोर जल वो समतुल्य है V1 ml ईडीटीए के और 1 ml विलयन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है कितना है, 0.001 ग्राम है। तो 50 ml विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू जो है 50 इंटू इतना आप जो है कैलकुलेट करोगे 5, अतः जो है V1 ml जो है आपका होगा वो ईडीटीए विलयन वो 50 ml मानक के कठोर जल के 0.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य है। अब फिर बोला जा रहा है कि 1
ml EDTA बिलियन जो है वो 0.05 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। तो फिर आप इस तरीके से बोल रहे हो कि 1 ml EDTA बिलियन जो है वो कितने के समतुल्य हो गया, तो 0. किसके बराबर होगा, 0.05 अपॉन जो है क्या, माने V1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसी तरीके से सपोज डेट मान लो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कारण जल की समस्त जो है कठोरता ज्ञात करना। तो सिंपली ये बोला जा रहा है कि अतः चूंकि जो है आपसे बोला जा रहा है कि 50 ml कठोर जल का नमूना आपने लिया हुआ था, चूंकि 50 ml कठोर जल का जो नमूना है वो इक्विवेलेंट है V2 ml EDTA बिलियन की। तो अतः जो है आप ये बोलोगे तथा 1 ml EDTA बिलियन जो है 0.05 अपॉन V1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के होगा। और फिर यहाँ पे जो है जो बात आपके सामने निकल के आएगी वह जो है V2 ml EDTA बिलियन के लिए सिंपली 0.005 अपॉन V1 इंटू V2 ग्राम में ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब जो है 50 ml कठोर जल के नमूने में कैल्शियम कार्बोनेट को समतुल्य आप लोगे, तो ये 0.05 इंटू V1 इंटू V2 और फिर ग्राम जो है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अतः जो है हम बोल रहे हैं कि क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये जो है 10 लाख मिली कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट आपके जो है इस तरीके से ग्राम में आया। अतः जो है कठोर जल की जो समस्त लवण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण घुले हुए थे वो 1000 अपॉन जो है V2 अपॉन क्या V1 में है। तो इस तरीके से ये ppm में हो गया। इसको जो है फ्रेंच में कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्लार्क मेथड में आप क्या कर सकते हो, कठोरता ज्ञात कर सकते हो। जब ये आपके एक्सपेरिमेंट आपके क्लास में कराया जाएगा तो और आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए सिंपली जो है जो हम EDTA प्रोसेस से EDTA की मदद से हम जो है क्या कर रहे थे कि डिटर्मिनेशंस ऑफ हार्डनेस कर रहे थे। उसमें सिंपली जो है आपको ये प्रोसेस जानना है कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो है माना कि स्टैंडर्ड माने हार्डनेस ऑफ वाटर बनाना पड़ेगा। फिर जो है आप जो है उसको क्या करोगे, आपको फिर बफर बिलियन भी तैयार करना पड़ेगा। बफर बिलियन बनाने के बाद फिर आपको जो है EDTA भी बनाना है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप जो है सूचक जिसमें EBT सूचक का यूज कर रहे थे, फिर उस सबको जो है एक कोनिकल फ्लास्क में लेके जो है आप ब्यूरेट में जो है आपने क्या भरा था EDTA, और उसको फिर आप जो है धीरे से निप को ओपन कर दोगे और धीरे धीरे वो जो है लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय उसका रीडिंग नोट कर लेंगे और उसी रीडिंग के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करेंगे और आप जो है उस तरीके से उसमें आप बता देंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के माने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की जो है कितनी मात्रा जो है इसमें इन्वॉल्व हुई है, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं। फिर आपको ये बताया जा रहा है कि केवल कैल्शियम लवणों के कारण कठोरता का आकलन, अगर सपोज दैट मान लो केवल आपका कैल्शियम लवण जो है घुला हुआ है तब जो है उसको आप कैसे मेजर करोगे। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि पीपेट की सहायता से, जो आपने पीपेट लिया हुआ था, पीपेट की सहायता से कठोर जल के नमूने के 50 ml कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। हाँ, तो पीपेट की मदद से जो है हम कह रहे हैं कठोर जल के नमूने के 50 ml कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसमें 5 ml क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन मिलाकर 4 से 5 बूंद जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड सूचक की मिलाते हैं और बिलियन का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। इसका जो है अनुमान ब्यूरेट से EDTA बिलियन मिलाकर करते हैं और अंतिम बिंदु पर फिर बिलियन का रंग बैगनी हो जाता है, माने गुलाबी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैगनी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अंत बिंदु पर EDTA बिलियन के भीतरी ml प्रयुक्त होते हैं। अतः अस्थायी कठोरता जो है केवल कैल्शियम लवण के कारण जो ज्ञात करना है वो इस तरीके से आप ज्ञात कर रहे हो। अस्थायी कठोरता आप जानते थे, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले बाइकार्बोनेट घुले होने की वजह से होती थी, ठीक ना। तो अब जो है अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता ना, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा याद रखोगे। देखिए अस्थायी कठोरता ये जो है मैंने सोचते खोजते मैंने कुछ दूसरा बोल दिया, आप जो है उसको कंसीडर नहीं करोगे। मैंने आपसे कहा कि अस्थायी कठोरता केवल कैल्शियम लवण के कारण माने ज्ञात करने के लिए, अस्थायी कठोरता माने क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस ना। तो अब जो है ये कह रहे हैं कि अस्थायी कठोरता केवल कैल्शियम लवण के कारण ज्ञात करना। तो क्या कह रहे हैं कि 50 ml क्या बोल रहे हैं, 50 ml कठोर जल का नमूना जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है भीतरी ml EDTA बिलियन के। तो 1 ml जो है EDTA बिलियन वो कितने के बराबर होगा, तो 0.0 m और ये V1 ये ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के। अब फिर जो है हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य लेते हो, भीतरी ml अब जो है EDTA बिलियन के समतुल्य जब लोगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अतः 50 ml कठोरता के जल के नमूने में कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से ये आप रख के कैलकुलेट करोगे। अब फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट यहाँ पे यही सेम काम किया गया है। 10,000 मिली कठोर जल के नमूने में कैल्शियम कार्बोनेट ये आपने वैल्यू रखा और जो है यहाँ पे 1000 इंटू V3 अपॉन V1 ये कैल्शियम कार्बोनेट पे। अतः जल में कैल्शियम लवणों के कारण कठोरता जो हो 1000 इंटू V3 और अपॉन V1 ppm में आपने लिया, अगर फ्रेंच में लोगे तो वो हो जाएगा और
ये क्लार्क लागू, तो इस तरीके से। अब मैग्नीशियम कठोरता के कारण जो माने उत्पन्न हो रही है, तो सेम जो है ये मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, सेम यही काम आपने किया हुआ है। 1000 V2 - V1 अपॉन V3/V1 ppm में आपने ले लिया। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण जो है कठोरता वो समस्त कठोरता के बराबर होगी। तो मैग्नीशियम लवण के कारण जो कठोरता होगी संपूर्ण कठोरता माइनस कैल्शियम लवणों के कठोरता के कारण जो हुई, तो ये जो पार्ट आया था उसी में से उसको माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से ये जो है आपके मैग्नीशियम की कठोरता निकल जाएगी। तथा ईडीटीए विधि के जो लाभ हैं, माने जो आप ईडीटीए मेथड के थ्रू जो है आप माने जल की कठोरता ज्ञात कर रहे थे, उससे जो है लाभ जो है वो क्या है, तो यह जो है जल की कठोरता ज्ञात करने की सबसे अच्छी और आधुनिक विधि है, ठीक ना। अगर मान लो जो है आप ईडीटीए से ही जो है किसी के जल का सैंपल का जो है आप हार्डनेस ऑफ वाटर क्या करते हो, बताते हो, तो अब ये कह रहा है कि यह जल की कठोरता ज्ञात करने की सबसे अच्छी और क्या है, आधुनिक विधि है। अब ये जो है अन्य विधियों की अपेक्षा जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक जो है निम्नलिखित लाभ है। यह सुविधाजनक है और जो है इससे अधिक सही परिणाम मिलता है, इससे सबसे जो है एग्जैक्ट जो है जो माने वैल्यू होता है वो मिलता है, और ये विधि जो है शीघ्र संपन्न हो जाता है, माने बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपने ईडीटीए प्रोसेस को पूरा समझा। अब फिर जो है हमारा जो माने जो जल की कठोरता है उसको हम ओ हेनर मेथड से जो है क्या करेंगे, जानेंगे। ईडीटीए प्रोसेस से आपने जाना, अब ओ हेनर मेथड को कैसे आप समझोगे, तो यह विधि जल की अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता का निर्धारण अलग अलग कर सकते हैं। माने वो जो है अस्थायी कठोरता, लेकिन ये अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता का निर्धारण अलग अलग करते हैं। जल की कुल कठोरता ज्ञात करने के लिए इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस विधि द्वारा जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता का निर्धारण अलग अलग कर सकते हैं। जल की कुल कठोरता हम बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए इन्हें हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण, अस्थायी कठोरता माने टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और परमानेंट जो है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तो अब जो है ये हम कह रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण, जल में अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इसकी कठोरता का निर्धारण जो है HCl या फिर हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड विलयन के साथ, HCl और किसके, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एसिड ही है, तो माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विलयन के साथ जो है क्या अनुमापन द्वारा किया जाता है। रासायनिक समीकरण कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, और ये HCl से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और जो है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलता हुआ दिखेगा। फिर उसी तरीके से आपने मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इन्वॉल्व हो रहा है, माने एक तरीके से हम कह सकते हैं निकल रहा है। फिर उसी तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हो तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस यहां से निकल रही है। फिर उसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब H2SO4 से रिएक्ट करो तो मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से ये आपने जो है रिएक्शन देखा, वो हेनर मेथड में आप जो है अस्थायी कठोरता को देख रहे हो। अब यहाँ पे आगे क्या आपसे बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इसका प्रोसीजर क्या है, माने इस विधि को हम कैसे करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ब्यूरेट को पानी से धोकर, माने ब्यूरेट को पहले अच्छे से आप साफ कर लोगे, तो ब्यूरेट को जो है पानी से धोकर प्रयुक्त किए जाने वाला HCl को हम रिंज करते हैं। माने ब्यूरेट में जो है आप क्या भर लेते हो, तो आप कह रहे हो कि इसके अंदर जो है आप क्या भर ले रहे हो, HCl भर ले रहे हो, और इसमें जो है माने इसका जो नॉर्मेलिटी है वो माने N/50 HCl बिलियन भरते हैं। अब जो है कठोर जल के नमूने कहा जा रहा है कठोर जल के नमूने को 100 ml कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। जो ये आपने कोनिकल फ्लास्क इसके अंदर नीचे बनाया था, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो है हम क्या लेते हैं, वही अस्थाई वाला कठोरता वाला वाटर ले लेते हैं, ठीक ना। और इसमें 3 से 4 बूंद जो है एक इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक ना, उसको डाल देते हैं। अब ये कहा जा रहा है सूचर डालने पर इसका रंग जो है क्या हो जाता है, इसमें जो है जैसे ही आपने क्या लिया हुआ है, सपोज डेट इसमें अस्थाई कठोरता वाला जल लिया हुआ है और इसी में 3 से 4 बूंद आपने मेथिल ऑरेंज को डाल दिया है। अब जो है हम ब्यूरेट में जो आपने क्या लिया हुआ था कि N/50 का जो है HCl भरा हुआ है, इसमें क्या है HCl है, और इसमें जो है आपका क्या है, अब माने वही टेम्पररी वाटर, और इसी में आपने क्या लिया हुआ मेथिल ऑरेंज, क्या लिया हुआ है मेथिल ऑरेंज। अब जो है फिर इसको आप थोड़ा सा ये ठीक बना देते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक ना। अब इसको जो है यहीं पे एक्टिव होता है, इसको हम ऑन करके जो है इसको धीरे धीरे यहाँ पे गिराएंगे। तो अब जो है ये कह रहा है
कि अतः ब्यूरेट से जो ब्यूरेट में जो आपने लिया हुआ N/50 का HCl विलयन को धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में हम जो है क्या करते हैं, डालते हैं और जो है इसको क्या करते रहते हैं, सक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं और अंतिम बिंदु पर जो है क्या फ्लास्क में रंग परिवर्तन जो है क्या हो जाता है, माने पीले से जो है नारंगी में हो जाता है और वो जो है पीले रंग से जो है नारंगी में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही नारंगी में कन्वर्ट होता है उस समय उसका पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। इस प्रकार अनुमापन में प्रयुक्त हुए N/50 HCl विलयन का आयतन हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो टाइट्रेशन प्रोसेस है, अब जो है इस बेसिस पे आप जो है क्या करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे, माने ये जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ उसी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। माने कल्पना किया गया, माना है कि ये माने 100 ml कठोर जल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो V ml जो है N/50 HCl के इक्वल है। तो अब हम कह रहे हैं कि V ml N/50 HCl के तुल्य जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार ज्ञात करना है वो नॉर्मल विलयन की परिभाषा के अनुसार, चूंकि 1000 मिली N/50 नॉर्मेलिटी का जो HCl विलयन आपने लिया था वो 1000 मिली माने N नॉर्मेलिटी का कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल है। अब जो है यही जस्ट आपका करोगे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जो है तुल्यांक भार के जो है क्या होगा, ये पार्ट्स में दिया गया है। अब इसमें आप रखोगे और सीधे जो है इसलिए 1 ml N/50 HCl विलयन जो है वो क्या होगा, माने 50 अपॉन जो है 1000/50 ये ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। और फिर ये जो है जैसे आप यहाँ पे चूंकि V ml N/50 HCl विलयन होगा तो ये हम कह सकते हैं कि 50 इंटू क्या आपने ले लिया हुआ है, इंटू आप जो है क्या ले रहे हैं V अपॉन जो है 1000 इंटू 50, ये जो है जब कैलकुलेट करोगे तो 0.001 V ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है अब जो है जल की अस्थायी कठोरता ज्ञात करना। तो ये हमने बोला कि चूंकि 1000 ml जल के नमूने के तुल्य कैल्शियम कार्बोनेट का भार वो कितना आया, 0.001 ग्राम आया है, तो हम कह रहे हैं कि 10 लाख जो है मिली जल के नमूने के तुल्य जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे जल में अस्थायी कठोरता 10 इंटू V ppm में आ जाएगा। तो ये जो है एक तरीके से जो अस्थायी कठोरता था उसको जो है टाइट्रेशन के बेसिस पे आपने यूज किया, उसमें सिंपली आपने लिया हुआ था अस्थायी कठोरता वाला कुछ जल लिया और उसमें जो है आपने N/50 नॉर्मेलिटी का जो है क्या लिया हुआ था, माने HCl का सोल्यूशन बनाया था, उसको आपने HCl को N/50 वाले को आपने ब्यूरेट में रखा, कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया हुआ था, वही अस्थायी कठोरता वाला जल लिया था। इसकी आपको जो है कठोरता ज्ञात करनी है और उसमें फिर आपने 2 से 3 बूंद जो है मेथिल ऑरेंज डाला और फिर जो है आपने ब्यूरेट से धीरे धीरे करके उसके अंदर जो है डाला और इसको सक करता रहा और फिर ये जो है जैसे ही माने पीले से नारंगी में कन्वर्ट हो गया आपने उसका रीडिंग नोट कर लिया और उस पर आपने इसका कैलकुलेशन करना देखा। अब जो है जल की जो अस्थायी कठोरता का निर्धारण है उसको हम कैसे करेंगे, तो ये हम आपसे बोल रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण। जल में अस्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अभी जस्ट बताए थे क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले होने के कारण होता है। इसकी हम जो है कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराकर, माने इसकी जो है जो कठोरता है उसको हम सोडियम कार्बोनेट की क्या कर रहे हैं, इसकी सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराकर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अवक्षेपित हो जाता है। अब ये उपयुक्त जो है हम बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को N/50 HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो सपोज डेट मान लो जो है अस्थायी कठोरता क्लोराइड और सल्फेट के घुले होने की वजह से होती है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसको आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो है NaCl आपका मिला हुआ। तो ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अवक्षेप मिल रहे हैं और ये जो है इसके सॉल्ट मिल रहे हैं सोडियम के। तो सोडियम क्लोराइड और वहां पे सोडियम सल्फेट मिला हुआ है, तो ये जो है मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया हुआ है और इसको जो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जो है NaCl फिर मिला यहाँ पे। ये कैल्शियम सल्फेट लिया आपने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो है सोडियम सल्फेट मिला हुआ है। फिर उसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट है और ये सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये जो है आपका सोडियम सल्फेट का पार्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब जो है ये तो आपने इसमें बेसिकली रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे उसको आपने देखा। अभी जस्ट आपने इसको पढ़ा था कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होने के कारण होता है और इसकी जो है हमने बोला था कि इसकी जो है क्रिया सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ जो है अभिक्रिया कराकर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो है हम क्या कर लेते हैं उसको अवक्षेपित पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, लेते हैं। अब जो है फिर आगे हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसको भी जो है इसका भी प्रोसीजर सेम उसी प्रोसेस से है, वो कैसे है तो उसको हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक बीकर में जो है 200 ml कठोर जल लेकर
इसमें जो है इसको जो है लगभग 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, उबालते हैं। एक जो है कोई बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर आपने जो है 200 ml सपोज डेट क्या लिया हुआ है, यही परमानेंट हार्डनेस लिया हुआ है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वाला पार्ट लिया हुआ है, अस्थायी कठोरता वाला जल लिया हुआ है, और उसको जो है तकरीबन 20 मिनट तक आप क्या करते हैं, उबालते हैं। और उबालने के बाद अब क्या हो रहा है, इस प्रकार जल की अस्थायी कठोरता जो है, इस प्रकार जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इसे छानने पर अस्थायी कठोरता माने इसे छानने पर जो है ये क्या मिल रहा है, अस्थायी कठोरता जल प्राप्त हो जाता है। इस जल के अब हम कह रहे हैं इस जल के 100 ml एक अन्य बीकर में कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक ना। इसे जो है इस जल को हम जो है क्या करते हैं, जो ये जल बचा हुआ था उसी जल में से हम कह रहे हैं कि इसी जल के 100 ml एक अन्य बीकर या फिर हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें जो है N/50 का सोडियम कार्बोनेट का विलयन जो बनाया हुआ है, कि विलयन का ज्ञात आयतन जो है V1 ml जो है अधिक में लेते हैं, और इस विलयन को अवक्षेप सहित जल उष्मक पर शुष्क तक गर्म करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अवशेष को हम फिर क्या करते हैं, उबालते हुए आसुत जल में कई बार जो है क्या कर देते हैं, घोलकर छान लेते हैं, और फिर इसको फिल्ट्रेट को एकत्रित कर लेते हैं, और अवशेष में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं जो छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। प्राप्त जो है फिल्ट्रेशन, वही प्राप्त फिल्ट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड और बोल सकते हैं सोडियम सल्फेट तथा उपयुक्त जो है सोडियम कार्बोनेट होते हैं। इसे जो है इस फिल्ट्रेट को हम जो है ठंडा करके ब्यूरेट में N/50 HCl लेकर और जो है मेथिल ऑरेंज सूचक की सहायता से अनुमापन कर लेते हैं, और अंतिम बिंदु पर जो है जो पीले रंग से नारंगी हो जाता है उस पर रीडिंग नोट कर लेते हैं, और कल्पना किया कि अनुमापन में N/50 HCl की V2 ml जो है प्रयुक्त होता है, तो इसे गणना द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता क्या क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको समझाया गया। अब फिर यहाँ पे जो है इसका भी कैलकुलेशन है, सेम वही काम जो है करना है कि V2 ml जो है N/50 HCl का जो लिया था वो आपका V2 ml इक्विवेलेंट होगा माने N/50 सोडियम कार्बोनेट विलयन के अस्थायी कठोरता जल का प्रयोग में लिए गए आयतन के कितने 1000 ml के। अब फिर यहाँ पे 100 ml आपने लिया था, N/50 सोडियम कार्बोनेट जो प्रयोग में किया गया आयतन है वो V1 ml है, सपोज डेट आपने लिया हुआ था, और फिर उसी तरीके से N/50 सोडियम कार्बोनेट का कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्या करने के लिए अवशोषित करने में प्रयुक्त जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, V1 - V2 ml हो गया। फिर ये आप जो है देख रहे थे V1 - V2 ml N/50 का जो सोडियम कार्बोनेट के जो समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट का भार ज्ञात जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल विलयन की परिभाषा जो है 1000 ml N से जो है माने N नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट विलयन का 1000 मिली N सोडियम कार्बोनेट में लिया हुआ है, तो ये 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य भार के बराबर है। अब जो है इसमें आपने डाटा रखा हुआ है और ये जो है आपने डाटा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसको आप चेक कर लोगे। अब अस्थायी कठोरता ज्ञात करना, तो अब सिंपल जो है अस्थायी कठोरता आपने लिखा हुआ था कि चूंकि आपको पता है कि 100 ml अस्थायी कठोरता जल तो वो V1 - V2 अपॉन 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के है। अब जो है इसको आप फिर जो है उसमें कन्वर्ट कर रहे हो 10 लाख में भाग में, तो अब जो है ये हो जाएगा V1 - V2 इंटू इतना पार्ट, और ये आपने कैलकुलेट किया तो 10 इंटू V1 - V2 ग्राम में आपने ले लिया, और फिर जो है अतः जल की जो अस्थायी कठोरता है वो 10 इंटू V1 - V2 ppm में आपने लिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको आपने देखा। अब जल की कठोरता ज्ञात करने से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न, तो जल की जो कठोरता है वो आपने देखा कि हम जल की कठोरता को दूर करने के जो है 2 टेक्निक्स हैं, एक EDTA प्रोसेस से दूर कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपका जो टेक्निक्स है वो ओ हेनरी मेथड है, और इसमें जो है पूरा जो आपका मेन जो पार्ट है वो EDTA को आप थोड़ा सा देखोगे, और ओ हेनर मेथड भी आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है, तो इसको आप जो है देखते रहोगे। अब यहाँ पे हम आगे क्या कर रहे हैं, आगे जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जल की जो कठोरता ज्ञात करने के संबंधित जो है कुछ प्रश्न है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि कठोर जल के एक नमूने में हम बोल रहे हैं कि 50 ml के साथ जो है 0.1 m EDTA के 15 ml प्रयुक्त होते हैं, तो जल की जो है कठोरता क्या होगी। तो आप जानते हैं कि चूंकि कठोरता की जो मोलरता है वो जो है माने कठोर जल EDTA वो आप जानते हैं M1 V1 इक्वल टू क्या होता है M2 V2। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि M1 माने M1 आपके पास तो नहीं फाइंड आउट है, यदि कठोर जल के एक नमूने में 50 ml V1 दिया हुआ है तो कितना 50 ml ये दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं 0 पॉइंट इतना जो है मोलरिटी का
हाँ, तो ये 0 पॉइंट इतना दिया हुआ और कितना ml प्रयुक्त होता है 15 ml। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, कठोर जल की जो आपकी मोलरता है वो निकालोगे। तो m यहाँ से कैलकुलेट करना, तो सिंपली ये अपॉन इतना हो जाएगा, यहाँ से ये निकाल दिया 0.003 मोलरता का आपने लिया हुआ है। तो कठोर जल की जो नॉर्मलता है, कठोर जल की नॉर्मलता वो कितने के बराबर है 0.003 इंटू 2n, तो वो कितने के बराबर हो गया 0.0062n। अब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य जो है कठोरता की शक्ति जो है आप निकालोगे, तो नॉर्मलता और फिर जो है ये 2 इंटू जो है कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। तो अब यहाँ पे ये जो है आपने निकाला हुआ था कितना, तो ये आपने कितना निकाला हुआ है भाई, देखिए ये आपने निकाल दिया था कितना 0.006, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार है वो कितना है 50 ग्राम पर लीटर। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट किया तो 0.3 ग्राम पर लीटर में ये आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से ये जो है आपने लिखा हुआ है। अब जो है उसको आप फिर किस में कन्वर्ट करोगे, 10 लाख ml में कठोरता, तो सिंपली जो है क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, मैंने आपने देखा भी था वहां पे 10 पे पावर 6, ठीक ना। तो अब यही जो है 0.0 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये जो है 10 लाख इंटू 1000 था, तो कन्वर्ट कर दिया पीपीएम में, क्योंकि पीपीएम में निकालना था, तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई करके पीपीएम में आपको हमने चेंज करना सिखाया भी था। तो वहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से दी हुई है। अब फिर एक न्यूमेरिकल है, ये कहा जा रहा है कि 100 ml कठोर जल के एक नमूने के उदासीनीकरण हेतु, माने वही जो है सिंपली न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रहे हैं आपसे कि 100 ml कोई हार्ड वाटर माने कठोर जल के एक नमूने के उदासीनीकरण हेतु 0.0 NaHCl के 12 ml प्रयुक्त होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज सूचक प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो है मेथिल ऑरेंज ले रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार की जो है कठोरता है, मैंने पूछ रहा है किस प्रकार की कठोरता है। अब जो है हम जो है इसको सोल्यूशन ये करना है कि मेथिल ऑरेंज सूचक, मेथिल ऑरेंज जो सूचक होता है वो अस्थायी कठोरता का मान नहीं देता है, अतः कठोरता के की प्रकार जो है अस्थायी है, ठीक ना। तो अब जो है ये क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है आपसे, तो अस्थायी कठोरता हो गया। तो 100 ml कठोर जल आपने लिया हुआ है 12, यहाँ पे दिया हुआ है 12 मिली जो है क्या 0.0 n नॉर्मलिटी का HCl है। तो अब जो है ये आपने फार्मूला जानते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, सेम जो है इस फार्मूले में आप रखोगे और यहाँ से इसको निकाल लोगे। तो ये न्यूमेरिकल है जिसको आप कर लोगे। अब यहाँ पे फिर इसी तरीके का जो है जिसको पीपीएम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 700 पीपीएम में आया हुआ है। अब यहाँ पे फिर जो है हम कह रहे हैं कि जल की जो मृदु करने की जो विधियां हैं वो कुछ प्रोसेस हैं, हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टनिंग मेथड। तो अब जो है आपने अभी तक ईडीटीए या फिर हम ओ हेनरी मेथड से जल की कठोरता को आपने क्या किया, दूर किया, माने दूर करने का टेक्निक्स आपने देखा। अब जो है आप कर रहे हैं कि जल को जो है मृदु करने की विधियां हैं, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको कैसे आप मृदु करोगे। हाँ, तो अब जो है आप यहाँ पे ये बताओगे कि जो आपका पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है वो हेनर मेथड तो आपने सीखा, उस पर न्यूमेरिकल्स कुछ देख लिए। सॉफ्टनिंग मेथड, तो हार्ड वाटर इज हार्मफुल फॉर द, हम बोल सकते हैं, हम देखिए इसको समझेंगे पहले कि जल का मृदु करने की विधियां। औद्योगिक कार्यों में भाप उत्पादन हेतु जल पर्याप्त शुद्ध होना चाहिए, माने जो भी आपका इंडस्ट्रियल पर्पज पे काम हो रहा है तो औद्योगिक कार्यों में भाप उत्पादन हेतु जल जो है पर्याप्त शुद्ध होना चाहिए। औद्योगिक एवं घरेलू प्रयोग का पानी जो है कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों से मुक्त होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों को पृथक करना, और फिर हमने क्या बोला कि जल को जो है क्या करना, सॉफ्टनिंग करना, माने एक तरीके से हम यही कह रहे हैं कि जल में से कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों को पृथक करना, माने अलग करने की प्रक्रिया ही जल की जो है मृदुकरण कहलाती, माने सॉफ्टनिंग कहलाती। माने उसको जो है जो एक तरीके से जो उसका हार्डनेस है उसको आप हटा रहे, तो उस प्रोसेस को हम जो है क्या बोलते हैं, माने जल का मृदुकरण कहते हैं। कि जल की कठोरता दूर करने अथवा मृदुकरण हेतु निम्न विधियां हैं। तो अब जो है उसमें कौन सा मेथड, एक क्लार्क विधि है, एक सोडा लाइम विधि है, एक जियोलाइट या फिर हम बोल सकते हैं कि परम्यूट विधि है, एक जो है आपका कैल्गन विधि है, और एक आयन विनियन रेजिन प्रोसेस है। तो अब जो है इसमें आप क्या देखोगे, तो आपको ये बताया जा रहा है जो क्लार्क मेथड है इसको आप कैसे सीखोगे। तो आपसे बोला जा रहा है अस्थायी कठोरता जल में चूने की गणित, एक तरीके से कैलकुलेटेड मात्रा मिलाकर गर्म करने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट अविलेय कार्बोनेट में अवक्षेपित हो जाते हैं, और इन्हें करने से जो है हमें क्या मिलता है, माने सॉफ्ट वाटर मिलता है।
तो अब जो है ये एक ऐसा टेक्निक्स है जो क्लार्क प्रोसेस है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है हम बोल सकते हैं काजिंग हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड जो है सॉफ्टनिंग। तो अब जो है क्लार्क मेथड में हमने ये बोला कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्पररी हार्ड वाटर, माने जो टेम्पररी हार्ड वाटर था उसको जो है दूर करने के लिए इस टाइप का जो है जो क्लार्क मेथड है वो हम यूज करते हैं। तो अस्थायी कठोरता जल में चूने की गणित जो मात्रा को मिलाकर जो है गर्म करने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो विलय में जो बाइकार्बोनेट वो अविलय कार्बोनेट में अवक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें करने से हमें जो है सॉफ्ट वाटर मिलता है। तो देखिए ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इसको जो है आपने क्या चूना, चूना करने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो है पार्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो है वाटर में आपको सॉफ्ट वाटर में मिल जा रहा है। फिर उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, माने बाइकार्बोनेट के नाते ही अस्थायी कठोरता होता है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को फिर आप जो है चूने से रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का अवक्षेप मिल जा रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप दोनों अलग हो जा रहा है और यहाँ से आपको सॉफ्ट वाटर का पार्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप आगे क्या देख रहे हो, एक सोडा लाइम प्रोसेस है। तो सोडा लाइम मेथड में हम क्या करेंगे, तो सोडा लाइम जो है जो प्रोसेस है इस विधि द्वारा जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की जो है कठोरता एक साथ दूर करने की एक प्रोसेस है। माने एक तरीके से आप जो है जानते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर दो होते हैं, एक सॉफ्ट और दूसरा हार्ड। तो सॉफ्ट वाला बाइकार्बोनेट के घुले होने की वजह से और जो टेम्पररी है वो क्लोराइड और सल्फेट के घुले की वजह से। तो ये जो विधि है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टेम्पररी और परमानेंट दोनों टाइप की जो है जो कठोरता उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अब जो है कैसे करेंगे, कठोर जल में लाइम, लाइम माने चूना, ये इसी वजह से इसका नाम लाइम रखा गया है। कठोर जल में लाइम तथा सोडा, हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की गणित मात्राएं मिलाने पर बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप छानकर पृथक कर देते हैं और हमको जो है सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, माने ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इसको आपने लाइम के साथ रिएक्ट किया हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप होता हुआ और यहाँ पे वाटर मिल गया। फिर उस तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इससे आपने रिएक्ट कराया तो ये जो है पार्ट्स आपको मिला हुआ है। फिर ये जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट था, इसको आपने क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट अवक्षेपित होता हुआ आपको दिख रहा है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोर जल में अभिक्रियाएं, तो उपयुक्त समीकरण के आधार पर गणना कर सकते हैं कि कौन से लवण के लिए सोडा एवं चूना में से किसका साथ कितनी मात्रा की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है तो ये अस्थायी कठोरता की वजह से होता है, ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप और NaCl का पार्ट मिल रहा है। फिर उस तरीके से ये पार्ट जो है आपको मिला। उपयुक्त समीकरण के आधार पर गणना कर सकते हैं कि कौन से लवण के लिए सोडा एवं चूना में से किसकी तथा कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस जो है माने जनरल इक्वेशन के बेसिस पे आप ये चीजें देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि ठंडी सोडा लाइम विधि में कठोर जल में सोडा तथा लाइम की गणित मात्राएं कमरे के तापमान पर मिलाते हैं, माने रूम टेम्परेचर पर जो है इसको मिलाते हैं और फिर कहा जा रहा है कि बनने वाले अवक्षेप के कण, जो बनने वाले अवक्षेप के कण हैं वो अत्यंत महीन होने के कारण शीघ्र क्या हो जाते हैं, अवक्षिप्त नहीं होते। अतः इसमें हम बोल सकते हैं कि स्कंदनकर्ता माने कांगुलेटेड और फिटकरी और एल्युमिनियम सल्फेट तथा जो है सोडियम एल्यूमिनेट माने सोडियम एल्यूमिनेट आदि मिलाते हैं। इससे एल्युमिनियम सल्फेट के अवक्षेप के साथ महीन अवक्षेप कण जो है क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम, तो देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पे आपने लिया हुआ है वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट मिला हुआ है और फिर यहाँ पे इसका जो है जो एल्युमिनियम सल्फेट था वो अस्थायी कठोरता जो है, अस्थायी कठोरता के कारण जल में, तो ये जो है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम सल्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब जो है गर्म सोडा लाइम विधि में कठोर जल में तो बोला जा रहा है माने गर्म सोडा लाइम में कठोर जल में सोडा तथा लाइम की गणित मात्राएं 80 से 150 डिग्री सेल्सियस पर बिना स्कंदनकर्ता प्रयोग के ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कुछ प्रोसेस है जिनको आप देखोगे। अब जो है कह रहे हैं कि विभिन्न लवणों के लिए सोडा तथा चूने की मात्राएं की आवश्यकताएं यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए घुलित और कह रहे हैं घुलित लवण का भार जो है सोडा की मात्रा और जो है चूने की मात्रा। तो अगर मान लीजिए घुलित लवण आपका क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो जो है इसका भार 162 होगा और इसमें चूने की मात्रा जो है 74 लोगे। फिर उस तरीके से मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसकी जो है जो भार होता है 146 होता है, इसमें जो चूने की मात्रा लोगे वो आपका
148 लोगे। फिर उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड है तो इसकी जो है घुलित का भार जो है 111 होगा और जो है सोडे की मात्रा 106 होगी और चूने की मात्रा ना के बराबर होगी। फिर उसी तरीके से मान लीजिए ये कैल्शियम सल्फेट है तो इसमें जो है इसका जो अणुभार आपने निकाला होगा, घुलित लवण का भार जो है 136 है। फिर ये जो है कह रहे हो कि सोडे की जो मात्रा लोगे वो आपका 106 ग्राम और ये जो है आपका माने इसमें चूने की मात्रा भी 74 लेना है आपको। उसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका जो है भार आपका 95 होता है, सोडे की मात्रा 106 है और फिर जो है जो चूने की मात्रा है वो भी 74 है। फिर उस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट में घुलित का भार जो है, घुलित लवण का भार 120 है और ये सोडे का जो मात्रा है वो 106 है और ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये आप जो है विभिन्न लवणों के लिए प्रयोग जो सोडा और चूने की जो मात्राएं हैं की आवश्यकता जो है कैसे आप लेते हो तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है। अब फिर यहाँ पे कह रहे हैं सोडा लाइम विधि के लाभ, कुछ सोडा लाइम विधि के कुछ लाभ बता दीजिए आप। तो कह रहे हैं कि इसमें खर्चे कम आते हैं, इसमें उपचारित जल की पीएच बढ़ जाती है जिससे पानी ले जाने वाली पाइप के संक्षारण का भय कम हो जाता है। माने ये कह रहे हैं कि इसमें उपचारित जल जो होता है वो उसकी पीएच जो है बढ़ जाती है जिससे पानी ले जाने वाले पाइपों का जो एक तरीके से करोजन है वो का भय कम हो जाता है, माने वो करोजन नहीं होने देता है। जल की कठोरता दूर करने के साथ साथ पानी में खनिज की मात्रा भी कम हो जाती है। तो अब ये आपसे बोला जा रहा है कि जल की जो कठोरता है वो दूर करने के साथ साथ जो माने पानी में खनिजों की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। कुछ सीमा तक लोहा तथा मैग्नीज भी पानी से पृथक हो जाता है। फिर कहा जा सकता है उपचारित जल की क्षारीय प्रकृति के कारण जल में से रोगजनक जीवाणु भी कम हो जाते हैं। तो ये उसके लाभ हैं। सोडा लाइम की कुछ हानियां जो हैं वो क्या है, तो इससे जल की जो कठोरता केवल 15 ppm तक ही दूर की जा सकती है जो बॉयलरों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बॉयलरों माने बड़े बड़े टैंकरों में यूज इसका नहीं कर सकते हैं। अविलेय अवक्षेप माने अवशिष्ट पदार्थ सलेर की अधिक मात्रा की यथा स्थान डालने की समस्या रहती है और कह सकते हैं कुशलता तथा मितव्ययी को दृष्टि से सूझबूझ के साथ देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझाई गई। अब ये कह रहे हैं कि जियोलाइट या फिर हम बोल सकते हैं कि परम्यूटिव विधि, तो जियोलाइट भी एक प्रोसेस है या फिर हम बोल सकते हैं कि परम्यूटिव प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि यह विधि जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में सोडियम तथा एल्युमिनियम की मिश्रित, देखिए बोला जा रहा है इस विधि में सोडियम तथा एल्युमिनियम की मिश्रित सिलिकेट माने Na2Al2 Si2O8 into XH2O प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम की मिश्रित सिलिकेट जिसे हम बोल सकते हैं जिसे सोडियम जियोलाइट या फिर हम बोल सकते हैं कि परम्यूटेट कहते हैं। इसे हम Na2Z द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये Z माने वही जियोलाइट को बताता है। जियोलाइट के सोडियम आयनों का यह गुण होता है कि ये अन्य धनायनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये आयन फिर सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। परम्यूटिव की मोटी तह को एक रेत की तहों के बीच रखा जाता है। देखिए ये जो है आपका क्या है, ये सिंपली आपका मृदु जल है जो मोटी रेत के परत में रखा जाता है। परम्यूटिव पार्ट बनाया गया है, इसमें NaCl का घोल हम डालेंगे तो ये जो है आपका कठोर जल यहाँ से थोड़ा सा और ये मृदु जल यहाँ से आप क्या कर रहे हो, छान के अलग कर रहे हो। तो देखिए आपको कैसे समझा रहा है कि परम्यूटिव की मोटी तह को रेत की तह के बीच रखते हैं, ठीक ना। ये देखिए इसी के बीच में रख रहे हैं परम्यूटिव को। तो आप यही बोल रहे हो कि परम्यूटिव को मोटी तह को रेत की तहों के बीच रखते हैं, ठीक ना। कठोर जल ऊपर से प्रवाहित करते हैं। देखिए कठोर जल ऊपर से आप भेज रहे हो, प्रवाहित किया जाता है जो रेत की पहली तह में से छनने के पश्चात, माने इससे छनने के पश्चात जो है आपसे बोला जा रहा है परम्यूटिव से क्रिया कर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जियोलाइट के अवक्षेप बनाता है। और फिर कहा जा रहा है कि रेत की निचली तह, माने ये निचली तह जो दिया गया है, निचला जो लेयर है, तो निचली तह हमने ये बोला कि रेत की निचली तह अवक्षेप को रोक लेता है, माने वो उस अवक्षेप को रोक लेता है और मृदु जल छनकर नल के रास्ते जो है बाहर आ जाता है। और जो मृदु जल है वो आपको क्या होता है, वो आपका बाहर आ जाता है। तो अब जो है यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जिसको आपने देखा। अब जो है अस्थायी कठोरता, तो आपने देखा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये जो है जो आपने लिया हुआ था इस तरीके से ये पार्ट मिला हुआ है। तो कुछ समय पश्चात परम्यूटिव को जल को मृदु करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसे पुनः काम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से साधारण नमक, माने कुछ टाइम के बाद जो है क्यों उसमें NaCl डाला जा रहा है उस रेतों के बीच में, तो आप जो है आपसे ये बोला जा रहा है कुछ समय पश्चात जो परम्यूटिव की जल
को मृदु करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस कारण इसे जो है पुनः काम में लाने के लिए हम ऊपर से साधारण नमक का जो है 10% का घोल प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे फिर सोडियम जियोलाइट जो है क्या कर जाए, ये सोडियम जियोलाइट हमेशा आपका बना रहे। तो इस तरीके से ये काम आप जो है करते रहते हैं। इस प्रकार परिमेटिव बार बार उपयोग में लाया जाता है। अब जो है इसके भी कुछ आप देखोगे लाभ, और तो ये कह रहे हैं कि सोडियम लाइम विधि तथा परिमेटिव विधि की आप तुलना करिए। तो सोडियम लाइम विधि जो है उपचारित जल में सोडियम लवणों की कम मात्रा होती है। अब ये कह रहे हैं कि उपचारित जल में मूल जल की अपेक्षा सोडियम लवणों की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रायः 15 से 50 ppm कठोरता का जल प्राप्त होता है, और इसमें जो है 10 से 15 ppm कठोरता का जल प्राप्त होता है। उपकरण अधिक स्थान घेरता है और ये उपकरण कम स्थान घेरता है। इसके लगने में लागत कम आती है, और इस उपकरण माने उपकरण का सामान की लागत अधिक होती है। अब हम कह सकते हैं कि इसके चलाने में खर्च अधिक होता है, इसके चलाने में खर्च कम होता है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप देख लोगे, ठीक ना। फिर आगे जो है आपको ये बताया जा रहा है कि जियोलाइट विधि के लाभ। तो इसमें कठोरता लगभग पूर्णतः दूर हो जाती है। जो माने जियोलाइट प्रोसेस है, इसमें जो है जो आपका माने हार्डनेस ऑफ वाटर है वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं खत्म हो जाता है। इसमें कठोरता लगभग पूर्णतः दूर हो जाती है और केवल 10 से 15 ppm कठोरता का जल प्राप्त होता है। और दूसरी पॉइंट कहा जा रहा है, इसमें प्रयुक्त उपकरण है वो सुगठित माने कंपैक्ट होने के कारण कम जगह घेरता है। और फिर बोल रहे हैं कि इसमें उपकरण को ठीक रखने तथा चलाने में विशेष जो है बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अत्यंत स्वच्छ विधि है। और इसमें जो है मृदुकरण में समय कम लगता है, माने मृदुकरण करने के बाद सॉफ्टनिंग में बहुत कम टाइम लगता है। और फिर कहा जा रहा है इस विधि में प्रयुक्त होने वाले जल की कठोरता की भिन्नताओं के साथ उपकरण स्वतः जो है क्या तालमेल बैठा लेता है। अब जियोलाइट विधि में हानियां भी कुछ हैं। उपचारित जल में सोडियम लवण अधिक रहते हैं। जो आपका माने सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है उसमें जो है जो सोडियम की मात्रा रहती है वो अधिक रहती है। फिर कह रहे हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन Na+ आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, परंतु ये जो है आपका कार्बोनेट और जो है आदि ऋणायन जो है क्या बोल सकते हैं मृदु जल में रह जाते हैं। जब यह जल भाप उत्पादन हेतु बॉयलरों में प्रयुक्त किए जाते हैं तो ये हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट के अपघटन से बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा संक्षारण हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो दाहक भंगुरता माने कास्टिक इम्बोवेंट कर देता है। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक ना। तो ये जियोलाइट जो प्रोसेस था इसको आपने देखा। अब जो है हमारे जो इसमें आगे के पार्ट्स है वो चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक ना। तो जो बेसिकली पार्ट है वो हम यहीं पे आपका जो वाटर वाला पार्ट था इसको रोकते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास पे इतना ही, आगे के जो और क्लास होंगे वो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।